So, hello guys, welcome to lesson 2 of recursion, and today we'll see some of the questions on recursion so that we are comfortable with coding part. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ। आज हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने उठाए थे सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बट पॉइंट इज़ कि थोड़ा-सा एल्गोरिथम में और थोड़ा-सा कोडिंग के साथ कंफर्टेबल करने के लिए ये वाले क्वेश्चंस चूज़ करे हैं। उसके बाद हमारे पास जो वही रिकर्सिव ट्री वाला टॉपिक था, मतलब मैं बहुत वेट कर रही हूँ उसका आने का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, उस पे आएँगे। तो अभी सर सबसे पहले वहाँ पर आ जाओ, पहले पेज पर। तो क्वेश्चन है पावर ऑफ नंबर्स। हाँ, पावर ऑफ नंबर्स। हाँ, तो अभी क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक चीज़ बस डिस्कस करनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। एजीआईओ पर आ जाओ सारे। ओके। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को तो बाद में डिस्कस करते हैं, बट अब मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ है, 3 की पावर 4 कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो इसको पहले तो ये बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे। रिकर्जन से नहीं, नॉर्मली अगर आपको दिया जाए कि 3 की पावर 4 या नॉर्मली n की पावर a या x की पावर n वटेवर पावर कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो सिंपल सा लूप चला देंगे। इतनी बात तो शायद सबको क्लियर हो गया। अब हर बार मैं ये वाला लिखूंगी नहीं, बट स्टिल चलो अभी के लिए लिख लेते हैं कि एक फॉर लूप लगा देंगे सिंपल 1 से लेकर सिंपल 1 से लेकर जो भी है हमारा n तक, और उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे 3 को। ठीक है, मतलब 3 को उससे हम उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। नहीं, मैंने गलत लिख दिया। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर इसको 1 से इनिशियलाइज कर दे तो इसका नॉर्मल फॉर लूप से कैसे होगा, ये सबको क्लियर होगा। इसमें मतलब ज़्यादा मैं अब आगे बात नहीं कर रही हूँ। अब पॉइंट इज़ कि ठीक है, लूप से हो गया, अब इसको रिकर्जन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो बताओ। तो एक फंक्शन बना सकते हैं हम ऐसे कि उसमें 2 वेरिएबल होंगे, 2 मतलब उसके आर्गुमेंट्स होंगे, एक हुँ, n और एक s। ठीक है। मतलब ठीक है। और ऐसे करेंगे रिकर्जन। एक r नाम से फंक्शन बना लिया, उसमें रिकर्जन चलाएंगे, और जो पहला नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करके, और दूसरे की वैल्यू होगी ना, दूसरे पावर वाला नंबर होगा, जो ऐसा है ना वो पावर वाला होगा, और n दूसरे वाला नंबर होगा, मतलब जिसकी पावर निकालनी है। तो ऐसे तो उसका माइनस करते जाएंगे वैल्यू, और जैसे ही वैल्यू जीरो जीरो हुई तो उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। जितना मैं समझ रही हूँ उतना शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 3 इंटू 3 की पावर 3। यही हाँ, कहना चाह रहे हो या कुछ और कहना चाह रहे हाँ नुपुर, हो? यही। यही, फिर उसके बाद ये 3 की पावर 4 की वैल्यू हो गई। फिर अगर 3 की पावर 3 की वैल्यू देखें तो हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 3। फिर उसके बाद 3 की पावर 2 को देखें तो 3 की पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 1 इंटू 3। और हम्म, फिर 3 की पावर 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 0 इंटू 3। सही है। है ना? इस चीज में किसी को दिक्कत कि ये मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपली कुछ नहीं हो रहा है यार। हम लोग को जब भी रिकर्जन होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या स्मॉलर इनपुट पे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि यार अगर हमारे पास 3 की पावर कुछ भी है रैंडम, तो उसको हम जैसे जो भी नंबर है, मैं एक बार यहाँ पे जनरल लिख देती हूँ कि अगर n की पावर a है तो मैं इसको हर बार मतलब हर उस पे ऐसे लिख सकती हूँ। मैं इसको n की पावर a माइनस 1 लिख सकती हूँ। है ना? सही है। इसमें इस जो ये जो राइट में हमने चीज़ लिखी, यहाँ तो आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट होगा कि हमने सिंपली एक चीज़ लिखी कि एक यही तो होता है पावर पावर का, कि कितनी बार आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। तो यहाँ का कोड लिख सकते हो क्या?
मतलब हाँ पहले पहले नुपुर। तो ये बता दो, ये अप्रोच किस मतलब अप्रोच समझ आई कि हमने कुछ नहीं किया वैसे जैसे जनरली हम लोग पहले करते थे। तो उसी के अंदर ही हमने मतलब एक एल्गो हमने जो निकाल लिया कि हम स्मॉलर इनपुट के लिए हर बार वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं करी वो है बेस कंडीशन, कि बेस कंडीशन क्या होगी यहाँ पर? हम बेस लोग कंडीशन। मैंने बोला था लास्ट टाइम भी कि हम हम्म। रिकर्जन में हम लोग एक जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करता रहता है। अब वो इनफाइनाइटली कॉल तो करेगा नहीं, कुछ स्मॉलर इनपुट के लिए एक मोमेंट पे आकर उसको रुकना पड़ेगा। तो वो उस मोमेंट पे जो कंडीशन आती है उसको बेस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस कंडीशन क्या होगी? जब ए जीरो जहाँ होगा। पर आकर हम्म। एग्जैक्टली, जब याद मतलब देखो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम A0 ले रहे हो, A1 ले रहे हो। A1 पे भी कर सकते हो, मतलब कि 1 आ जाए तो डायरेक्टली वो वही नंबर रिटर्न कर दे, और A0 पर भी कर सकते हो कि डायरेक्टली वो रिटर्न कर दे उसी मोमेंट पर। तो यहाँ पर भी किसी को डाउट है तो बताओ। सही है नुपुर। हेलो। आगे। हाँ। तो इतना क्लियर है सबको कि हमने मतलब जैसे हमने पिछली बार भी किया था, उसी तरीके से कर रहे हैं कि हमने एक फंक्शन को रिपीटेडली कॉल किया, कुछ एल्गोरिथम लगाया, बेस कंडीशन लगा दी। बेस कंडीशन हमारे पास ये है कि जैसे ही ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, हम रिटर्न क्या कर देंगे? 1 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर मतलब अभी तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सिम जैसे हमने पिछली क्लास तक फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे थे, फिबोनाची सीरीज कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो वैसे ही कर रहे हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा? अंकित सर, आप नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कि ये जब हमने ऐसे सॉल्व किया, पहले तो ये रुको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले ये बताओ कि किसको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई और इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे वो क्लियर नहीं हुआ। इन दो चीज़ों में, एल्गोरिथम और जो कोड कैसे लिखेंगे इसका, इन दोनों चीज़ों में किसी को डाउट है तो वो बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, आज जल्दी खत्म करेंगे थोड़ा सा। क्लियर है? सिर्फ एक सात्विक को क्लियर है, नुपुर को भी क्लियर है? नहीं, क्लियर है क्लियर है। लेकिन स्कैन कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ऑर्डर ऑफ एन नहीं होगी? यस, एग्जैक्टली। ठीक है गाइस, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। तो ऑर्डर ऑफ एन इसीलिए होगी क्योंकि हम जो रिकर्सिव फंक्शन है वो अपने आप को कितनी बार कॉल कर रहा है? एन टाइम कॉल कर रहा है, जहाँ पे एन पावर ऑफ दैट नंबर है। मतलब जैसे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 4 है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि एन क्या है। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच और कोड तुम लोग लिख सकते हो, आई अज्यूम दैट। और कोई डाउट होगा तो हम एक बार उसको और डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरी चीज़ कि इसका हम क्या कोई दूसरी अप्रोच लगा के क्या इसकी ऑर्डर ऑफ एन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं? मतलब इसका एक और कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन है हमारे पास या नहीं है? तो अंकित सर बताओ। वो फास्ट एक्सपोनेंशिएशन या बिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे पहले है 3 की पावर 4। अब एक बात बताओ कि अगर 3 की पावर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। हेलो। हाँ नुपुर। उनको थोड़ी आवाज हाँ, लैग हो रही थी उसे। कोऑर्डिनेट। मेरी आवाज लैग हो रही है क्या? बीच बीच में हो जाती है लैग ना, थोड़ा सा फ्लो सा टूट जाता है। नहीं नुपुर, शायद से नहीं लिख सकते। कनेक्शन तो एक सेकंड, पहले मैं अपनी वॉइस का देख लूँ। मेरे पास स्पीड भी ठीक आ रही है, अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, वो बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, मतलब ऐसे नहीं, कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही, बट बीच बीच में हो रही है बार बार। ठीक है, अब अगर कुछ ज़्यादा हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि नेट का मतलब स्पीड भी सही आ रही है और सब ठीक है ठीक है यहाँ ठीक है पर। ठीक है। ठीक है, तो हाँ, हम लोग यहाँ पर थे, कोऑर्डिनेट अंकित सर कर रहे थे, राइट? तो अब यहाँ पे एक बात बताओ कि 3 की पावर 4 हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने जो पहले लिखा था वो हमने लिखा था कि 3 की पावर इसको जो हम लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 3 इंटू 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर को हम 3 को हम ऐसे लिख सकते थे 3 इंटू 3 की पावर
2 इंटू 3, फिर ऐसे करके हम पूरा n माइनस मतलब n तक हम इसको चला रहे थे, हम्म। राइट। अब मैंने बोला कि इसके अलावा अगर कोई और अप्रोच हम लोग देखना चाहें तो वो देख रहे थे हम। तो मैंने पूछा कि यार एक बात बताओ कि 3 की पावर 4 को क्या मैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ क्या? हाँ, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अभी अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी यहाँ पे इसको n मान लो, जो भी मेरे n की वैल्यू थी मैंने उसको डिवाइड बाय 2 करके लिख दिया। अभी हम देखेंगे कि करना क्या चाह रहे हैं सब कुछ। अच्छा 3 की पावर 2 को क्या मैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकती हूँ? हाँ नूपुर। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है इसमें मुझे अच्छा 3 की पावर 1 को भी मैं क्या 3 की पावर 0 इंटू 3 लिख सकती हूँ? ये वाला स्टेप तो पहले वजह से वाला स्टेप हो गया। हाँ नूपुर। क्यों हो गया वो भी डिस्कस करते हैं, बट पॉइंट इज कि यहाँ पे जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी थी वो ऐसे देखनी थी कि जब 3 की पावर 4 हम पहले वाले मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके लिए पहले हमें 3 की पावर 3 कैलकुलेट करना पड़ रहा था। 3 की पावर 3 कैलकुलेट करने से पहले हमें 3 की पावर 2 कैलकुलेट करना पड़ रहा था, फिर 3 की पावर 1 और फिर 3 की पावर 0। तो इससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो आ रही थी बिग O N, है ना। ये पहले वाली अप्रोच थी हमारी जो मैंने अभी ऊपर लिखी है। और अभी जो मैंने अभी अप्रोच बताई उसके अंदर अच्छा जो मैंने ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसमें किसी को मतलब दिक्कत तो अभी क्या मैंने समझाया नहीं, बट पॉइंट इज इसमें किसी को वो प्रॉब्लम तो नहीं कि हमने कैसे लिख दिया, मतलब 3 की पावर 4 को मैंने सिर्फ इतना लिखा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, दैट मीन्स मैंने पावर को डिवाइड बाय 2 करके दो अलग अलग पार्ट में लिख दिया। फिर से मैंने 3 की पावर 2 को ऐसे लिख दिया 3 की पावर 1 इंटू 1, मैंने पावर को फिर से डिवाइड बाय 2 कर दिया। और लास्ट में भी फिर से जब पावर को डिवाइड बाय ये लास्ट वाला केस हम डिस्कस करते हैं, ये 1 वाला यहाँ ऐसे थोड़ा सा अलग क्यों हो रहा है, बट ये इतना समझ तो आ गया ना कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम हर बार n जैसे पहले हम जो हमारे n की वैल्यू जैसे 4 थी तो हम n-1 को कॉल कर रहे थे, फिर से n-1 को कॉल कर रहे थे, ऐसे n-1 को कॉल करने की जगह मैंने n/2 को कॉल किया है। सही तो है। ये समझ आया हमने कैसे लिखा है, मतलब लेफ्ट पार्ट में किसी को डाउट है तो इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं कॉम्प्लेक्सिटी बता दूं। क्लियर है ये क्लियर लेफ्ट है वाला नूपुर। पार्ट? हाँ। हाँ ठीक है, नूपुर। तो अच्छा इसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे पहले मुझे 3 की पावर 4 करना था तो 3 की पावर 4 के लिए मैंने क्या क्या अलग अलग चीजें कैलकुलेट करी, वो थी 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया 3 की पावर 1 और लास्ट में 3 की पावर 0। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई वो बताओ कोई। इस जो ये सेकंड वाला केस है जब मैं n/2 को कॉल कर रही हूँ तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? लॉग एन। लॉग एन आ रही है। लॉग एन आ रही है। लॉग एन कैसे आ रही है उसमें किसी को डाउट? कि हर बार हम मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है पावर, पहले 4 थी फिर 2 हो गई फिर 1 हो गई फिर 0 हो गई। यहाँ पर मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में आई डोंट थिंक अभी यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि हम यही हो रहा है ना एक्सपोनेंशियली पावर डिक्रीज हो रही है और पहले जो लीनियरली डिक्रीज हो रही थी। तो जब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो गई ना हमारे पास, क्योंकि हमारे सही है। पास अब वैल्यूज कैलकुलेट करने वाली कम हो गई। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंट अप्रोच है। अब जो इसकी एफिशिएंट अप्रोच है उसके बारे में एक बार डिस्कस करना है मुझे। अब जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास इस पूरे को ही हटा दो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, हमने कैलकुलेट किया था 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 के लिए मैंने बोला था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। फिर 3 की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और 3 की पावर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 0। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो पावर थी ना वो क्या थी, इवन पावर है ये, सही है। राइट। मतलब जो पावर है 3 की पावर 4 वो इवन पावर है। अब मैंने ऐसे बोला कि अगर मैं ये सेम अप्रोच क्या मैं इस यहाँ पर लगा सकती हूँ कि जब मैं 3 की पावर 5 कैलकुलेट कर रही हूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मतलब मेरे को फंक्शन तो एक ही लिखना पड़ेगा ना, मैं कुछ अलग अलग तो लगा नहीं सकती मैं जब रिकर्सिव सॉल्यूशन अगर बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने अच्छा पहले बताओ अंकित सर,
यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि मतलब 3 की पावर 5 है, ये ओड है, तो ओड को एक हम्म। माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि इवन हो जाएगा वो। फिर इवन को सोल्व करना तो पिछली अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं इवन नंबर आके। राइट, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही करेंगे। तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे कि चलो 3 की पावर 4 को सॉल्व करना तो हमें पता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 × 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 को मुझे पता है कि कैसे सॉल्व करना है, दैट इज 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2। और फिर से सेम स्टेप जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो कि जब मेरे पास जो पावर थी 3 की पावर 4, नाउ 4 इज इवन। जब 4 इवन है तो मैंने डायरेक्टली उसे ऐसे लिख दिया, मैंने पावर डिवाइड बाय 2 करी और मैंने उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया। यहाँ पर भी जो पावर थी, जब मैंने फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूंगी 3 की पावर 2 के लिए, तो जो मैं कॉल करूंगी वो मैं फिर से 2 इज इवन, तो मैं 2 को डिवाइड बाय 2 करके इस पार्ट को फिर से दो चीजों में लिख सकती हूँ, दैट इज 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 में। अब जब 3 की पावर 1 में कैलकुलेट करना चाह रही हूँ तो 1 इज ऑड। जब ऑड है तो मैं ये सेम चीज नहीं लिख सकती, मैं इसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड नहीं कर सकती जैसे मैं अब तक कर रही थी, कि डिवाइड बाय 2 करके दो अलग अलग सेम पार्ट में लिख दूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं एक एन से, मतलब जो भी मेरा ए या एन जो भी कह लो, जो भी वैल्यू है उसको मैं डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई करूंगी। दैट मीन्स मैं एक बार इसका जनरल चीज लिख देती हूँ कि अगर मेरे एन जो है वो इवन है, तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरा एक्स, या ए ले लो यार, तो मैं डायरेक्टली ए इंटू ए लिख सकती हूँ। अब ए क्या है वो तुम लोग शायद समझ गए होगी कि पावर डिवाइड बाय 2 करके, दैट मीन्स जो जैसे मेरा एन जो भी होगा ऐसे लिख देती हूँ। ये समझ आया, ए की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 4 है या 5 जो भी है, मतलब दिस इज 3 की पावर 4। ए की पावर एन कैलकुलेट करने के लिए ये जनरल लिख रही हूँ मैं, कि अगर एन इवन है तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकती हूँ, ए की पावर एन बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन बाय 2। दैट मीन्स मैंने पावर को डिवाइड करके दो अलग अलग पार्ट्स में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेकिन अगर एन की वैल्यू ऑड है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटू ए की पावर एन बाय 2 इंटू ए की पावर एन बाय 2। अब जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है अनुपुर? मतलब हमने यही करा, हम एक सिंपल सी अप्रोच लिखना चाह रहे थे कि हमें एन टाइम्स अपने फंक्शन को ना कॉल करके हम एक्सपोनेंशियली उसकी पावर को डिक्रीज करना चाह रहे थे। तो मैंने बोला कि इवन फंक्शन के लिए तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, पर ऑड फंक्शन के लिए मेरे पास एक फैक्टर अलग से रह जाएगा जो वो खुद नंबर है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब भी ऑड हो तो उसको खुद से मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसमें भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जैसे जब भी हम लोग हर टाइम पर कॉल कर रहे होंगे, जैसे हम इस बार यहाँ पे 5 को कॉल किया कि 3 की पावर 5 3, तो मैं 3 की पावर 5 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 × 3 की पावर 4। उसके बाद 3 मेरे पास एक अलग फैक्टर रह जाएगा। 3 की पावर 4 को तो हम जनरली जैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि पावर को डिवाइड, पावर को मतलब हाफ करके उसको दो फैक्टर्स में हमने निकाल लिया। सही है। मतलब अच्छा, ठीक है, यहाँ तक बेस कंडीशन क्या होगी इसकी? बेस कंडीशन वही, ए अगर जो 0 हुआ तो। एग्जैक्टली अगर फिर से यहाँ पर भी मतलब पहले की तरह ही हम लोग रोक देंगे कि अगर ए की वैल्यू किसी भी मोमेंट पे मेरी 0 आ जाती है तो वहां पर जो वैल्यू रिटर्न हाँ। हो जाएगी वो 1 रिटर्न हो जाएगी। ए नहीं मतलब एन। हाँ, एन, हाँ। एग्जैक्टली, सॉरी। एन, यहाँ एन पे, एन की अगर वैल्यू 0 हो गई तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगी। सही है। अभी सबको ये दो अप्रोच हैं, आपकी मर्जी, आपका जिससे मन करो करो। बट ऑब्वियसली जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कम लग रही है तो आई वुड प्रेफर दिस अप्रोच। पर यहाँ पे मतलब ये सोचा कैसे, ये बनाया कैसे, ये समझ आया सबको, ये हम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे थे। और जब और हमारे जब पास सिर्फ एक, हम्म, यहाँ पे n/2 को हम ये 2 बार कॉल कर रहे हैं, अगर हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो अब मान के चल
एक्चुअली हाँ, हम लिख तो एक ही बार रहे हैं, मतलब ये बात समझ रहे हो कि जब वो कॉल हो रहा होगा फंक्शन, तो वो एक ही बार कॉल होगा ना, फिर वैल्यू तो उसकी जो रिटर्न होनी होगी वो हो जाएगी। नहीं, लाइक हम ऐसे लिख रहे हैं, मान के चल पावर नाम से फंक्शन है, पावर उसके अंदर वेरिएबल हुँ। पास कर रहे हैं कि पावर, तो पावर n बाय टू इंटू पावर n बाय टू। नहीं, नहीं, मतलब पावर पावर n बाय 2 और सात्विक पावर n जैसे बाय कह 2 रहे हो ना आप, n/2 पावर ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहा है। हाँ जी सर। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, हम इस पावर को स्टोर ही करा लेंगे पहले अपने हाँ फंक्शन भाई, में, इसका क्लियर कर देंगे सीधा। है ना। फिर इसको t इंटू टी कर देंगे तो हमें दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब सीधा ऐसे कर सकते हैं ना कि पावर n बाय टू का होल स्क्वायर। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है वो भी। मतलब सिंगल टाइम कॉल होगा। हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो मतलब जब मैंने यहाँ, अच्छा मैं अब क्वेश्चन अब समझी, 1 सेकंड। तो तुम मतलब सात्विक ऐसे बोल रहा था कि जैसे मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों बार फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, हाँ ऐसा हाँ हाँ, ये पूछना दो चाह बार रहे थे? रिकर्सिव हाँ, फंक्शन को। ठीक है, ठीक है। वो तो यही बात हो गई ना कि हाँ, जैसे मतलब एक ही बार ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, एक ही बार स्टोर करके रख लो, फिर उसके बाद उसके साथ फंक्शन करते रहो जैसे तुम्हारा मन करे। ठीक है, और मतलब कोई डाउट यहाँ पर? नो नुपुर। वैसे अगर ठीक है, इसमें अच्छा दो बार हुँ, कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? लाइक मैं दो ही बार क्या है? और a कॉमा n बाय टू इंटू पावर a कॉमा n बाय टू अगर करता हूँ तो यार कॉम्प्लेक्सिटी बदल देख, जाएगी। बात सुन ऐसे हो जाएगा ना कि जब सिंपली एक फंक्शन लिख रहे हो और एक ही चीज को मैं दो बार क्यों चलाऊं? मतलब कि वो वही हो जाएगा ना, 2 इंटू लॉग एन हो जाएगा, बात तो वही पड़ेगी। बट पॉइंट इज कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि अगर सेम फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, ये a/2 अब मुझे ऐसे समझ लो कि जैसे 3 की पावर 2 है, मैं 3 की पावर 2 को एक बार कॉल कर चुकी हूँ, तो मैं उसे दूसरी बार फिर से क्यों, मतलब पूरे फंक्शन को, मतलब लूप चलाऊं, लूप नहीं जो भी है, मतलब पूरा प्रोसेस फिर से क्यों करने की वो करूं मैं? एक ही बार स्टोर करके रख लेती हूँ एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है। मतलब ऐसे ये हो जाएगा ना कि हम दो बार क्यों वही करें? कर सकते हो, मतलब क्या क्या दिक्कत आएगी? कैसे भी कर सकते हो वो तो। क्लियर है प्रज्वल? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, मैं बस यही पूछ रहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी पे तो ऐसे नहीं कि ज्यादा हो जाएगी उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा होगी ना, वो जब रिटर्न कर रहा है उसमें 2 बार कॉल हो रहा है फंक्शन, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डबल होगी एक तरह से पहले वाले से। डबल हो जाएगी ना, हाँ, तो वो 2 लॉग एन हो जाएगा वैसे तो। अच्छा अच्छा, वही ठीक है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पर आ जाओ, मतलब जो पीडीएफ के अंदर था। आ गए वहाँ पे? हाँ नुपुर। एक बार उसको मतलब मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि आपके पास कोई भी वैल्यू दी होगी n, ठीक है? n को रिवर्स करना होगा। जैसे मतलब अगर 12 है तो 1 2 आ जाएगा, एक रिवर्स करके r आ जाएगा नंबर एक। और जो आपको निकालना होगा वो निकालना होगा कि n की मतलब जो भी नंबर था वो n मान लो, जो रिवर्स किया वो r मान लो, तो n की पावर r के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो इसलिए उसको 10 की पावर 7 प्लस 7 से उसका मॉड्यूलस करना पड़ेगा। 10 की पावर 9 प्लस 7 था शायद। ठीक है, तो मॉड्यूलस करना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आई थिंक रिवर्स करना सबको आता है, डिजिट जो भी नंबर दिया होगा उसका रिवर्स सब लोग कर लेंगे। रिवर्स करने के बाद फिर जब उसका वो निकालना पड़ेगा, पावर निकालनी पड़ेगी, तो वो आप लोग को अप्रोच अब क्लियर हो गई होगी। ऊपर जब हम ये मॉड्यूलर करते हैं तो मतलब प्लस सेवन क्यों करते हैं, 10 की पावर 9 प्लस 7? क्यों करते हैं? मतलब लाइक कोई बड़ा नंबर है तो हमें 10 की पावर 9 से तो समझ आता है कि उसकी ना लास्ट की डिजिट टाइप करते हैं, कि हम 10 से जैसे मॉड्यूलर करते हैं तो 10 से मॉड्यूलर करने पे हमारा लास्ट वाला डिजिट रह जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है ना कि, तो हर क्वेश्चन में करते तो हैं, पता नहीं मेरे को आज तक क्यों करते हैं ये। एक्चुअली इसमें ऐसा रहता है कि ये जो नंबर 10 की पावर 9 प्लस 7 है, ये इंटीजर की रेंज का सबसे लार्जेस्ट प्राइम है। ऐसा कुछ सीन होता है, प्राइम होता है ये। अच्छा, ये मतलब लार्जेस्ट प्राइम होता है इस रेंज का। शायद इस रेंज का ऐसा ही होता है, हाँ।
मतलब यूं तो मैंने 10 के पावर 9 से भी +9 से भी किया था तो भी आ गया था मतलब, बट शायद इसी से एक्यूरेट आता है इसीलिए करते हैं, वो तो ये लगा अब तक। हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मतलब 2-3, उसमें 10 की पावर 9 + 9 था, 7 नहीं था। हाँ वही। तो हम्म, उससे भी हो गया था, तो लार्जेस्ट प्राइम वाला तो फिर उससे नहीं होना चाहिए था अगर ऐसा होता तो। हमें तो वही शायद फिर मतलब इससे आंसर शॉर्ट कैसे हो रहा है। चिराग सर, आपके पास है कुछ यहाँ पे? क्या हुआ नुपुर? यही वाला क्वेश्चन जो सात्विक ने पूछा कि 10 की पावर 9 + 7 ही क्यों लिखते हैं? ऐसा तो वैसे मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन की डिमांड होती है कि मतलब किससे करना है। बाकी चलो बता देंगे इसको भी, अभी तो नहीं पता हाँ, इस चीज़ एक का। बार देखते हैं। मैं तो ठीक मतलब है। कहीं कुछ भी चेंज कर देते हैं, जैसे 10⁻9 भी कर देते हैं, 9 + 7। नहीं वैसे मैंने एक पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था ये प्राइम बहुत बड़ा नंबर है और प्राइम भी है, ये दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, वजह से इसको लेते हैं। चलो देखेंगे इसे अगली क्लास में कंफर्म कर देंगे इसको, ठीक है। हम्म, ये 10⁻9 10 डिजिट्स का ये सबसे पहला प्राइम नंबर है, इसीलिए। और अच्छा अच्छा, वही, सबसे पहला है? हाँ, सबसे पहला है, तो फिर 10 डिजिट से क्यों 9 का क्यों दे दिया हमने? वो तो पता नहीं। या तो ये होगा कि क्योंकि इंटीजर की लॉन्ग का नॉर्मल इंटीजर की रेंज कितनी होती है, 8 तक की होती है शायद, या नॉर्मल 9 तक? 32 क्या 32,000 होता है इंट का रेंज। नहीं, नॉर्मल इंटीजर की रेंज 10 के पावर 7 होती है कि 8 होती है, मतलब C++ में? वो टू तो टू पता नहीं। 2⁻16 होती है ना वैसे तो, मतलब अगर बिट्स में देखें तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10⁻9 तो 2⁻31 ये शायद होता है शायद। इस तरह से 13 नंबर हो लिए गया, कि हाँ। इंटीजर की रेंज से बड़ा होता, कि कोई इंटीजर का मॉडलो करे तो वही नंबर आ जाए उल्टा, इंटीजर से बड़ा हो और टाइम भी हो, शायद इसलिए जो नॉर्मल इंटीजर की रेंज होती है C++ में। बट अगर इंटीजर से बढ़ेगा तो मॉड्यूलस कर रहे हो, तो इंटीजर में स्टोर भी नहीं तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, अगर इसको स्टोर थोड़ा ना करना है, इसको तो लॉन्ग लॉन्ग इंट में ही करते हैं स्टोर तो। हाँ हाँ इसमें भी तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस किसी इंटीजर का मॉडुलस इसके साथ करोगे तो वो इंटीजर ही तो आएगा उल्टा। हाँ हाँ, वो ठीक है, हाँ। हाँ वही तो, इसको भी तो स्टोर देखो हमने इसमें जो पीडीएफ है उसमें तो लॉन्ग लॉन्ग इंट में कर रखा है, क्योंकि ये हम्म। इंटीजर की रेंज में हो ही नहीं सकता स्टोर, तो शायद हम्म। इसीलिए है कि ये जो है एक नॉर्मल इंटीजर से बड़ा हो और प्राइम भी जो है उस हिसाब से ही करे कि छोटा, सबसे छोटा हम्म। से बड़ा है। हो सकता है भाई, ये इसके बारे में पढ़ा नहीं वैसे। चलो करते हैं इसको, अगली क्लास में बताएंगे कंफर्म इस चीज़ का, ठीक है। नुपुर करो आगे। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, अच्छा इसमें अब तो किसी को दिक्कत नहीं रहेगी, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये वाली जो चीज़ थी वो क्लियर कर लेंगे एक बार नेक्स्ट क्लास में। बाकी पावर फंक्शन का मेन बताना था मेरे को कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। कोड आई थिंक इसका सब कोई लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं, वो है हमारे पास टावर ऑफ हेनोई। किसने टावर ऑफ हेनोई आज तक सुना नहीं है, वो एक बार लिखना चैट बॉक्स में कि सुना नहीं है या एक बार कोड नहीं किया है, वो बताओ। ठीक है, अंकित सर आप ही कर रहे थे कोऑर्डिनेट, आप म्यूट कर लिया। नहीं, म्यूट नहीं करा। अच्छा ठीक है, ओके। बस आ नहीं रही थी वॉइस, ओके। तो अच्छा, टावर ऑफ हेनोई अब स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी लोग भी देख लेना। AGI ऊपर आ जाओ सारे। आ गए सब? हाँ नुपुर। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मतलब टावर ऑफ हेनोई से बहुत ज़्यादा नो फेमस सी प्रॉब्लम है, इसे बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि देखो 3 पिलर्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे ये 3 मैंने पिलर्स बना रखे हैं, और इन 3 पिलर्स के साथ मतलब हमेशा हर क्वेश्चन में 3 ही दे रखे होंगे, मतलब हर बार कुछ और वेरी करेंगे। और एक चीज दे रखी है n, जो है नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है। और डिस्क कैसी है, वो जो सारी डिस्क रखी हुई हैं उनका साइज अलग अलग है, और वो डिस्क जो अरेंज्ड है वो ऐसे अरेंज्ड है यहाँ पर।
मतलब पहले जो पिलर है उस पर अरेंज्ड है। ये सबसे स्मॉल थोड़ी सी ऐसे बन गई है, बट समझ लेना। तो ये मैंने अभी 1 2 3 4 5 डिस्क के लिए मैंने अभी के लिए यहाँ पे बना दिया है। ठीक है। अच्छा, ये एक पिलर है, इसको मैंने सोर्स का नाम दे दिया है अभी के लिए आप लोग की कि मैं इसको कैसे नो अभी बताऊंगी। इसको एच का नाम दे दिया है और इसको डी का नाम दे दिया है। क्यों दिया है वो भी बताती हूँ अभी। क्वेश्चन क्या है, हर बार 3 डिस्क दे रखे हो, 3 ये पिलर्स दे रखे होंगे 1 2 3। एक का नाम सोर्स, एक का नाम तो एच, एक मैंने का तो नाम डी दे व्हाट्सएप दिया। पे एक लिंक भेजा है, मेरे मेरे हिसाब से मतलब उससे ज्यादा समझ आ जाएगा सही। क्या क्या? मैंने व्हाट्सएप पर अभी एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पर लिंक भेजा ग्रुप में। है, तो क्या हाँ करना ग्रुप, है उसका? मतलब लाइक उससे ज्यादा समझ आ जाएगा, वो प्रैक्टिकली है इसका, टावर ऑफ हनोई का। तो मैं उसको मतलब उसको खोलूँ मैं अभी? मतलब लाइक मतलब तो क्या सबसे, कहना क्या चाह रहे हो, उसको क्या क्या है उसके अंदर? वो टावर ऑफ हनोई है तो मतलब गेम है, तो खोल सकती है उसको, खेल सकते हैं उसको सभी, एजीआईओ तो पे ड्रॉ कर अभी दिए। अच्छा, तो एक बार मेरे को यार कोई चैट बॉक्स में भेज दो अगर ऐसी बात है तो। हाँ, देखिए मैंने, विजुअलाइजेशन के लिए सही है वो। ठीक है, खोल लो फिर यार, सब लोग वहीं पे खोल लो और साथ-साथ चलते रहना मेरे, क्योंकि तब मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है कर यार, लिया अब नो करो ओपन। हाँ, तो देखो सबसे पहले n इज़ इक्वल्स टू, अच्छा पहले अब इसमें दे रखा है, करना क्या है यार, इतना तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना कि कैसे करना है। ये मैं इधर कैसे एक्सप्लेन, ये तो एग्जाम्पल के लिए तो चलो मैं बता दूँ इधर, बट मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कि करना क्या हम है। सब देख लिया अपने ए, हिसाब से, मेरे पास था ये रिसोर्स बन के, चल शेयर कर हाँ देता ठीक हूँ। है, एग्जाम्पल, हाँ गुड, थैंक यू यार। एग्जाम्पल वहां पर देखेंगे, बट बस 2 मिनट के लिए और आ जाओ, मैं एक बार दो दो चीज और बतानी है, वो बता के फिर वहां पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। एजीआई पर आ जाओ अभी अंकित सर, 2 मिनट के लिए बस। तो मैंने बोला कि 3 पिलर्स दे रखे होंगे, 3 पिलर्स के साथ हमेशा 3 दे रखे होंगे और कुछ नंबर ऑफ डिस्क दे रखी होंगी, एन डिस्क दे रखी होंगी, वो कितनी भी हो सकती हैं। उसकी कंस्ट्रेंट्स कुछ थी, शायद 64 थी, बट लेट्स सी कितनी भी हो सकती हैं वो। तो उसके बाद अब मुझे करना क्या है कि मेरी जो डिस्क्स है ना, वो सबसे पहले ऐसे अरेंज्ड है, मतलब जो पहला पिलर होगा, पहला मतलब कोई भी एक पिलर होगा जिसको अभी मैंने इसका नाम दिया है, तो उसके अंदर सारी डिस्क ऐसे इस फॉर्म में स्टोर्ड होंगी कि उनका जो ना साइज है वो सबसे नीचे बड़ा हो, उसके ऊपर छोटा हो, उसके ऊपर छोटा हो, मतलब हमेशा एक बड़ी डिस्क के ऊपर एक छोटी डिस्क रखी होगी, कभी एक छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रखी होगी। ठीक है। हेलो। हाँ, तो अब काम क्या करना है, काम ये करना है कि आपको सारी जो डिस्क है ना, उन्हें उठाकर इधर ये जो डी वाला जो पिलर है उसके ऊपर इस फॉर्म में अरेंज करके रखना है, मतलब जिस फॉर्म में वो उसमें थी, इधर एस पर थी, उस फॉर्म में उसे डी पर रखना है, उसी फॉर्म में। लेकिन 2 कंडीशंस हमारे पास है। पहली कंडीशन ये है कि एक मूव, मतलब अगर कोई भी एक डिस्क को कहीं पर भी शिफ्ट कर रहे हो, इधर शिफ्ट कर रहे हो या इधर शिफ्ट कर रहे हो, तो वो हमेशा एक ही डिस्क को मूव कर सकते हो एक टाइम पे। ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है यार ये मतलब 2 डिस्क उठा के रख दी या एन डिस्क उठा के रख दी, कितने भी डिस्क उठा के रख दी, ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा एक टाइम पर एक ही डिस्क मूव होगी। ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे सिर्फ एक डिस्क को रख सकते हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा जो बड़ी डिस्क है उसके ऊपर ही छोटी डिस्क रख सकते हो। मतलब अगर मैंने बोला कि मेरे को कभी हेल्प चाहिए होगी तो मैं इस छोटी डिस्क को नीचे रख दूं और इस छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क रख दूं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक नो है, प्रॉब्लम। हमेशा अगर मेरे को करना है तो मेरे को बड़ी डिस्क के ऊपर ही छोटी डिस्क रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन यही था कि करना क्या है। 3 पिलर्स दे रखे हैं, 3 पिलर्स में से किसी एक पिलर के ऊपर, जिसको अभी के लिए मैंने नाम एस दिया है, उसके अंदर ऐसे अरेंज्ड है इस फॉर्म में कि वो सबसे बड़ी डिस्क सबसे नीचे, फिर उसके बाद उससे छोटी डिस्क उसके ऊपर, उससे छोटी डिस्क उसके ऊपर, और उसके बाद मेरे पास जो एक पिलर है डी नाम का, डी मतलब मैंने डेस्टिनेशन दे रखा है, ये मेरी अपनी वो है, तुम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो डी के ऊपर मुझे इसी फॉर्म में रखनी है लाकर, और मुझे हेल्प, अगर मेरे पास हेल्प के लिए जो एक पिलर दे रखा है वो मेरे पास एच नाम का दे रखा है, इसको मैं हेल्प करने के लिए यूज कर सकती हूँ। सही है।
ठीक है, अब एक बार जो लिंक सात्विक ने भेजा था उसके अंदर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए डिस्कस करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट्स और वो सब क्या दे रखी है, कंडीशंस क्या दे रखी है, उसमें किसी को डाउट है तो बताओ। 3 पिलर हैं, 3 पिलर में से किसी एक पिलर के ऊपर सारी डिस्क रखी हुई हैं। उस एक पिलर से हमें कोई भी जो बाकी 2 में से किसी एक पिलर के ऊपर रखना है और जो तीसरा पिलर है उसको हम एज़ हेल्प करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा डायरेक्टली तो हम रखेंगे नहीं ना सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो इसलिए हमारे पास एक अलग पिलर दे रखा है कि आप उसकी मदद से सारी डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन तक रख दो। ठीक है, और क्लियर है। रखने के लिए भी 2 कंडीशंस है। एक टाइम पे एक ही डिस्क मूव कर सकते हो और दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा बड़ी डिस्क के ऊपर ही छोटी डिस्क रखोगे, कभी भी छोटी के ऊपर बड़ी नहीं रख सकते। ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म है। क्लियर ठीक है। है? हाँ नूपुर, क्लियर ठीक है। है, अब एक बार वहीं पे आओ, उस लिंक पर आओ। उसमें सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखो। n इज इक्वल टू 2 के लिए एक जो सबसे पहला पिलर है, सबसे पहले पिलर के ऊपर आप लोग देखोगे तो एक ग्रीन रखी हुई है और उसके नीचे ब्लू रखी हुई है। अब मुझे ये फर्स्ट पिलर के ऊपर से थर्ड पिलर तक लेके जाना है और सेकंड की हेल्प से लेकर जाना है। एक टाइम पे एक ही डिस्क मूव हो सकती है और मैं हमेशा छोटी के ऊपर बड़ी नहीं रख सकती, बड़ी के ऊपर ही छोटी रखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो ग्रीन पे क्लिक करो तो ग्रीन को अगर मैं सेकंड पिलर के ऊपर लाकर रख दूं, जो ग्रीन वाली डिस्क थी उसको मैंने फर्स्ट पिलर के ऊपर से उठाकर सेकंड पिलर के ऊपर रख दिया। मतलब ये साथ साथ परफॉर्म कर रहे हो, देख रहे हो अंकित सर? हाँ नूपुर। जो ग्रीन वाली है वो सेकंड पिलर पर आ गई आपकी। हाँ। ठीक है, अब जो जो ब्लू डिस्क है उसको फर्स्ट पिलर से उठाकर अगर मैं थर्ड पिलर पर रख दूं, रख दिया इतना। हाँ मतलब ट्राई कर रहा हूँ रखने की। वैसे समझ गया अप्रोच तो, किस टाइप मतलब ट्राई किस कर टाइप से रहा हूँ करना रखने की। बस क्लिक कर दो और फिर उसे थर्ड पिलर पे क्लिक कर दो, वो अपने आप आ जाएगी। है। अच्छा। हाँ आगे सही है। आगे तो ग्रीन वाली सेकंड वाले पर आ गई है और जो ब्लू हाँ वाली है वो थर्ड पिलर पर आ गई है। उसके बाद अब मैं डायरेक्टली ग्रीन वाली को उठा के अपनी थर्ड वाली पर रख दूंगी। सही है। ठीक है, आगे तो ये समझ। यहाँ पे शिफ्टिंग, हाँ यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो गई। कैसे? मतलब जो मेरे को करना था वो मेरे पास एक काम हो गया कि ठीक है, मेरे कोई भी रूल भी ब्रेक नहीं हुआ। मैंने किसी भी बड़ी के ऊपर छोटी नहीं रखी डिस्क और कभी भी मैंने एक से ज्यादा डिस्क एक टाइम पर मूव भी नहीं करी। और मेरे को जो सबसे लेफ्ट वाला पिलर था, जिसको अभी हम जो फर्स्ट पिलर था उसके ऊपर से उठा के मैंने उसे थर्ड पिलर पर रख दिया और हेल्प बीच में मैंने किसकी ली? सेकंड वाले पिलर की ली। सही है। क्लियर है? अब एक काम करो, अब अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल्स टू मतलब 3 डिस्क के लिए अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो 3 वाले पर आ जाओ एक बार, उसे देखते हैं। खोल लिया? हाँ नूपुर। अब इसके अंदर क्या है देखो, 3 डिस्क दे रखी है यहाँ पे फिर से, मतलब वही n इज इक्वल्स टू 3 डिस्क के लिए कर रहे हैं। पिलर्स हमेशा हमारे 3 रहेंगे। मुझे ये अरेंजमेंट जो है ग्रीन, ब्लू और येलो या मस्टर्ड जो भी ऑरेंज कलर है, उसको मुझे इस सेम अरेंजमेंट को उठा के मुझे थर्ड पिलर पर रखना है, उन्हीं 2 कंडीशंस के साथ कि बड़ी के ऊपर छोटी आएगी हमेशा और एक टाइम पे एक डिस्क मूव होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं काम करूँ कि जो ग्रीन वाली डिस्क है उसको मैं फर्स्ट से उठा के मैं सेकंड पिलर पर डाल दूं। नहीं, मतलब फिर लास्ट वाली चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मतलब अच्छा, तो मैं कैसे करूँ बताओ? मतलब आप अ, बताओ, मैं आपके साथ इसको जैसे करती रहूँगी फिर डिस्कस ठीक करते है हैं। नूपुर, इसको ग्रीन वाले बॉक्स को उठा के थर्ड वाले के अंदर रखना है पहले। अच्छा ठीक है, रख दिया। और उसके बाद ब्लू वाले को उठा के सेकंड वाले के अंदर रख देते हैं। ठीक है, रख दिया। उसके बाद ग्रीन वाले को दोबारा थर्ड वाले से उठा के सेकंड वाले के ऊपर रख दिया। ठीक है, रख दिया। उसके बाद थर्ड वाले को उठा के, मतलब फर्स्ट वाले में ऑरेंज जो वाले को। ऑरेंज वाले को उठा के थर्ड वाले हुँ, बॉक्स उसमें रख दिया टावर में। ठीक है, रख उसके दिया। बाद ग्रीन वाले को उठा के फर्स्ट वाले में दोबारा डाल दिया। डाल दिया। उसके बाद ब्लू वाले को उठा के थर्ड वाले टावर में रख दिया। ठीक है, डाल दिया। और उसके लास्ट बाद में ग्रीन फर्स्ट। को उठा के, हाँ ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमें मिल गई।
हाँ नुपुर। मतलब इसमें भी आई डोंट थिंक अभी डाउट रह गया होगा किसी को। हमने सिंपली सॉल्व कर दिया इसको। हाँ नुपुर। मतलब ऐसे ऐसे ही होगा ना, मतलब हमारी जो अप्रोच है एक बार जनरल के लिए देखेंगे, बट अभी के लिए आई थिंक इतना क्लियर है। 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड के लिए। ओके। तो हाँ, तो हमने क्या बात करी थी कि ठीक है, हमारे पास 3 के लिए अरेंजमेंट हो गई। ऐसे ही तुम लोग 4 के लिए आई थिंक कर सकते हो अपने आप, मतलब यहाँ पे काफी आसानी से दिख गया तुम्हें। अब इसका एल्गोरिथम बताओ कि हम क्या कर क्या रहे हैं। हेलो। हाँ नुपुर। हम्म, बताओ। मतलब इसका एल्गो। तुम वो देख लिया, बट अभी जनरल तो हमें निकालना पड़ेगा ना, कि हम्म। जनरल केस इसमें के लिए। चाहे डिस्क कितनी भी हो, जैसे कि 4 5 10, ट्राई हमें हम्म, ये करना है कि पहली 2 डिस्क को हम या तो दूसरे या तीसरे टावर पे ले आए, मतलब छोटा छोटा पार्ट करके सॉल्व करना है इसको, कि हम पहली दो एग्जैक्टली। डिस्क को किसी तरह से दूसरे पे ले आए, और फिर जो जो हमारा जो रिमेनिंग टावर था उसकी तीसरे पे ले आए, और फिर उस जो दो डिस्क थी उनको ऊपर, ऐसे छोटा छोटा करके सॉल्व करना है इसको, तब हो हाँ जाएगा। एग्जैक्टली, तो छोटा छोटा करके सॉल्व करना, इसीलिए ये क्वेश्चन रिकर्जन से होगा। रिकर्जन में हमारा यही जो होता है कि हम एक स्मॉलर इनपुट के लिए हम अपने फंक्शन को फंक्शन से सेम काम कराते रहें। सिर्फ हमारे पास जो जिस जिस पैरामीटर के लिए, जिस आर्गुमेंट के लिए हम लोग काम करा रहे हैं, वो थोड़ा सा छोटा हो जाए पहले से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं। अब एक बार AGI पर आ जाओ, वहां ड्रॉ करके एक बार देखते हैं, मतलब वहां पर। हाँ, एक बार आते हैं। ठीक है, अभी एक मैं ऐसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिस्क नहीं बना रही हूँ, बट समझ जाना कि कुछ n नंबर ऑफ डिस्क है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार मेरे जो सोर्स पर ना n नंबर ऑफ डिस्क थी, तो अगर मैं एक काम करूँ कि मैं ऐसा एक फंक्शन अपने पास अज्यूम कर लूँ कि यार मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरी n-1 डिस्क को यहाँ से उठा के, इधर सोर्स से उठा के अगर हेल्पिंग तक ले आती हूँ मैं ये सारी डिस्क को। हाँ, इतना समझे? मतलब मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो मेरे सोर्स से n-1 डिस्क को उठा के, लास्ट वाली डिस्क को यहीं छोड़ के n-1 डिस्क को उठाकर मेरे यहाँ पर हेल्पिंग पर ले आते हैं। मतलब ये वाली जो सारी डिस्क है वो यहाँ पर ऐसे अरेंज हो जाती है। ऐसा मैं कोई फंक्शन बना लूँ पहले से। ठीक है, तो उसके बाद मेरा क्या काम रह जाएगा कि मैं ये वाली लास्ट डिस्क को उठाकर यहाँ पर रख दूं। दैट मीन्स ये डिस्क यहाँ पर आ गई, और फिर जो मेरे पास रह जाएगा वो फिर से एक और ऐसा फंक्शन रह जाएगा जो इन सारी डिस्क को उठाकर इसके ऊपर रख दे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी डिस्क को उठा के मैं एक ही बार रखने वाली हूँ। इन सारी डिस्क को उठा के अलग अलग ही रखेंगे, बट मैं एज अ फंक्शन एक, मतलब अपने दिमाग में हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा एक फंक्शन मिल जाता है तो हमारी जनरल अप्रोच क्या ऐसी रह सकती है कि ठीक है, मेरे पास जो एन डिस्क थी, तो इन एन डिस्क में से मैंने n-1 एक ऐसा फंक्शन अज्यूम कर लिया कि मेरे पास बन गया है जो इधर n-1 डिस्क को सोर्स से हेल्पिंग तक लेके आ रहा है। फिर यहाँ पे एक सबसे बड़ी वाली डिस्क रह जाएगी, उसको मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाकर फिर एक और उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लूंगी जो मेरी n-1 डिस्क को इसके ऊपर ले आएगा। तो उसी मोमेंट मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब मुझे यही तो करना था, ये सारी डिस्क को उठा के यहाँ रखना था। यहाँ पे मतलब समझ नहीं आया। नुपुर, हाँ थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखो, एक बार मैं फिर से इसको बताती हूँ कि
मैंने क्या बोला कि देखो 3 पिलर्स हैं मेरे पास, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एन डिस्क दे रखी है कुछ, मुझे नहीं पता कितनी डिस्क दे रखी है, पर कुछ एन नंबर ऑफ डिस्क दे रखी है, और मेरा काम है कि मैं इन एन डिस्क को उठाकर यहाँ पर रख दूं, यही काम है मेरा। और मेरे को जो मदद ले सकती हूँ वो मैं इस डिस्क की ले सकती हूँ, है ना। मतलब अभी तक जितना जितना मैं बोलती जाऊँ उतने उतने पर बताते जाना कि क्लियर है या नहीं। हाँ नूपुर, क्लियर है इतना। ये कितना क्लियर है। तो अब मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ से ये वाली सारी डिस्क उठाकर यहाँ रख दूं, और हेल्प मैं किसकी ले लूं, इधर हेल्पिंग पिलर की। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मैं एक काम करती हूँ, मैंने बोला कि मेरे को एंड डिस्क रखनी है ना, मतलब एंड डिस्क को मुझे रखना है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, मतलब एक ऐसा फंक्शन में डिफाइन कर लेती हूँ कि जो n-1 डिस्क को, एन डिस्क को नहीं, एन माइनस, वो कैसे करेगा वो फंक्शन, वो उसकी हेडेक है, वो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई इसको ऐसे करवा दो। बट अभी के लिए मैंने ऐसा सोचा कि एक मैं ऐसा फंक्शन मेरे पास आ गया है, अभी के लिए मैंने ऐसा सोच लिया कि जो इधर n-1 डिस्क को, वो जो 2 कंडीशंस थी उनको सेटिस्फाई करके यहाँ पर ले आए, दैट इज हेल्पिंग में ले आए। ठीक है। अब ऐसा अज्यूम करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, मतलब ठीक है कर हाँ लो भाई सही है। assume जो भी है, कि n-1 डिस्क को मैं यहाँ पर ले आई। ठीक ठीक है। है, अब जैसे ही मैं n-1 डिस्क को यहाँ पर ले आई तो मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल डिस्क रह गई यस। इस जगह पर। अब इस सिंगल डिस्क को हटाने के लिए, इस सिंगल डिस्क को यहाँ से यहाँ पर ले जाने के लिए, तो मैं सिंपली एक काम कर सकती हूँ, इसमें तो मुझे कोई सा फंक्शन डिफाइन करना नहीं है, मैं सिंपली इस डिस्क को उठाकर यहाँ पर ले आऊंगी, हाँ इसमें नूपुर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैं उस फंक्शन को, जो फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया था कि n-1 डिस्क को उठाकर मैं एक जगह पर रख सकती हूँ, मैं फिर से इस फंक्शन को उठाकर यहाँ पर रख दूंगी, मतलब इन डिस्क को उठाकर यहाँ पर रख दूंगी। वो उस फंक्शन की हेडेक है कि उन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करके वो कैसे करेगा। सही बट है। ऐसा फंक्शन मैंने फिर से कॉल कर दिया जो अब मेरा हेल्पिंग से डेस्टिनेशन तक वो सारी n-1 डिस्क को रख रहा है। मतलब एक एक करके इसी टाइप से रखते जाएंगे हम, है ना, लास्ट हाँ, लास्ट एक-एक लेयर। करके रखेगा वो, हाँ, वो हाँ फंक्शन एक-एक करके रखेगा, और सही है। मतलब बड़ी के ऊपर छोटी रखेगा, बट वो कैसे करेगा वो मतलब उसके लिए मैंने देख लिया कि ठीक है एक फंक्शन ऐसा कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास जो मैं सिर्फ फंक्शन मैं मतलब लिख रही हूँ यहाँ पर, एक बार देख लेना। अच्छा, बीच में एक चीज और मुझे बतानी थी। इतना हमने बोल दिया कि ठीक है, हमने एक ऐसा फंक्शन अज्यूम कर लिया, इसकी बेस कंडीशन क्या रहेगी। अब ये एक बात बताओ, एन डिस्क थी, एन मान लो 5 डिस्क थी, तो मैंने 4 के लिए फंक्शन कॉल कर लिया, फिर वो 4 वाला 3 के लिए कॉल कर लेगा, 3 वाला 2 के लिए कर लेगा, फिर इसकी बेस कंडीशन कहाँ पर आ जाएगी। मतलब एक फंक्शन को रुकना पड़ेगा हमेशा की तरह कहीं पर, तो वो फंक्शन कहाँ पर रुकेगा आकर, जब तो वन बेस डिस्क रह कंडीशन जाएगी। क्या होगी इसकी। तो 1 डिस्क जिस मोमेंट पर रह जाएगी उस मोमेंट पर तो मेरे को मतलब कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली उठा के उसको सोर्स से डेस्टिनेशन पर रख देना सही है। है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन जो था, अभी हम लोग रख तो रहे हैं, बट क्वेश्चन में जब हम कोड करेंगे तो बताना क्या है यहाँ पर, जो कोड है उसमें हमें ये बताना है कि हर मोमेंट पर हम कौन सी डिस्क को उठाकर कहाँ से कहाँ रख रहे हैं। जो पीडीएफ के अंदर अगर आप लोग एक बार क्वेश्चन खोलो, ये मैंने क्वेश्चन समझाया था, एल्गो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में मतलब एट द एंड आउटपुट जो हमें देना था वो ये देना था कि हम किस, मतलब जैसे जो हमने जब n=2 के लिए परफॉर्म किया था, एक बार आओ एजीआई ऊपर, आ गए। हाँ नूपुर। हाँ, जब हमने n=2 के लिए परफॉर्म किया था तो हमने कैसे किया था कि हम ये ऐसी डिस्क थी, इसका नाम 1 डिस्क दे, इसका नाम डिस्क नंबर 1 दे दो, इसका नाम डिस्क नंबर 2 दे दो, इसको सोर्स दे दो, इसको हेल्प दे दो, और इसको डेस्टिनेशन दे दो। अब मेरे को क्वेश्चन में ये बताना है कि एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले हमारी मूव कौन सी थी, ये सेकंड वाली डिस्क को हमने उठाकर यहाँ रखा था, सही और है। फिर फर्स्ट वाली डिस्क को हमने उठाकर यहाँ रखा था, और फिर ये वापस से सेकंड वाली डिस्क को उठाकर हमने यहाँ पर रखा था। तो हमारा जो सबसे पहला वाला काम था वो सेकंड डिस्क हमारी कहाँ से गई, सोर्स से हेल्पिंग तक गई, फिर फर्स्ट डिस्क हमारी जो थी वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक गई, और फिर उसके बाद जो सेकंड डिस्क थी वो हेल्पिंग से हमारी कहाँ गई, डेस्टिनेशन तक गई।
ये 3 स्टेप्स हमने परफॉर्म करे थे n इज इक्वल्स टू 2 डिस्क के लिए। ठीक है नूपुर। यहाँ पे कोई डाउट, मतलब कोई दिक्कत? कि हमने यही तो किया था जब हम वहाँ वो वाली जब हम लोग गेम टाइप वाली में थे, एनिमेटेड वाली जगह पर, तो वहां पे हमने यही तो किया था कि हमने सबसे पहले सेकंड, मतलब जो हमने परफॉर्म किया था वही मैंने इधर लिखा है, सिर्फ नाम दे दिया डिस्क का, कि जो नीचे वाली डिस्क है उसको 1 नाम दे दिया, जो ऊपर वाली डिस्क है उसको 2 नाम दे दिया। सबसे पहले जो सेकंड डिस्क है, जो जो जिसका नंबर सेकंड है, 2 सेकंड डिस्क को हमने सोर्स से, ये वाले सोर्स से हमने उठा के हेल्पिंग में रख दिया। फिर फर्स्ट डिस्क को हमने उठा के सोर्स से डेस्टिनेशन पर रख दिया, और फिर जो सेकंड डिस्क थी उसको वापस हमने उठा के हेल्पिंग से डेस्टिनेशन पर रख दिया। सही है। यही कर रहे थे ना? तो ये 3 स्टेप मुझे, ये जितने, ये तो अभी 3 स्टेप्स आ रहे हैं, बट जितने भी, जब n इज इक्वल्स n की जितनी भी वैल्यू होगी, तो हर वैल्यू के लिए हमें जितने भी मूव्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे कि किस टाइम पर, मतलब किस मूव पर कौन सी डिस्क कहाँ से कहाँ गई। ठीक है। ठीक है, कि जैसे द सेकंड डिस्क मूव फ्रॉम सोर्स टू हेल्प, या सोर्स टू हेल्प ना करके 1 2 3 नंबर दे देंगे हम, वो हमारी वो है। बट करना हमें हर डिस्क के लिए यही है, और फिर हमें कितने नंबर ऑफ मूव्स लगे, मतलब सारी डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन पर रखने के लिए वो नंबर ऑफ मूव्स भी प्रिंट करानी है। सही है। इसमें लगे हैं टोटल 2, पहले इस पे गई, 1 हो गया, और फिर जो निचले वाली थी वो उस पे गई, तो 1 हो गया, 2, और फिर ये उठा के 3। हाँ, 3 आ गया हाँ, तो आंसर। ये 3 स्टेप्स है ना, ये 3 लिखे हुए हैं इधर, तो 3 ही मूव्स लगे। सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये प्रिंट कराना है। अब हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, बेस कंडीशन आई थिंक आप लोगों ने बताई थी कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 डिस्क होगी तो हमें डायरेक्टली उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक रख देंगे, वहां पे हमारी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब ये हमारी बेस कंडीशन आ गई है। सही है। ठीक है, अब इसको करना कैसे, जो हमने अभी तक बोला सिर्फ उसी को लिखेंगे। ठीक है, अगर एक बार वहां पर आ जाओ, उस कोड में ही आ जाओ, मेरे को ऐसे माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसी क्या कहते हैं, पीडीएफ में आ जाओ, टावर ऑफ हनोई जो पेज है उसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है उस पर आ जाओ। कोड सबसे, मतलब काफी सिंपल सा कोड है। आ गए वहां पर? हाँ नूपुर। लाइन नंबर 4 में देखो, फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। 4 से आगे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस कंडीशन हमने सिंपल, अच्छा, इसके अंदर पैरामीटर्स जो हम लोग ले रहे हैं फंक्शन के अंदर, जो मतलब पास करेंगे, वो ये पास करेंगे। पहले मेन में आ जाओ, मैं वो समझा दूं वहीं से। मेन में आ गए 17th लाइन पर। हाँ नूपुर। इसके अंदर देखो, इनपुट में हम यूजर से वही ले रहे हैं कि n कितने नंबर ऑफ डिस्क हमें इनपुट कराने हैं यूजर से। उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए हमारे पास, हमें जैसे अभी हम लोग डिफाइन कर रहे थे, एक s, एक h और एक d। s इज सोर्स, h इज हेल्पिंग, और d इज डेस्टिनेशन। तो हमने नंबर दे दिया, s को 1 दे दिया, h को 2 दे दिया, d को 3 दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमें अभी प्रिंट कराना पड़ेगा ना कि हमारी जो डिस्क है वो कहाँ से कहाँ तक गई ठीक है। है ना? तो 1 से 2 तक गई है या 2 से 3 तक गई है, तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे करा सकते हैं। उसके बाद जो मैंने फंक्शन जो बनाया है TOH करके, तो वो उसके अंदर क्या क्या पास करा है, हमारे 3 पैरामीटर्स तो ये जाएंगे जाएंगे, एस, एच और डी, कि किस टाइम पे सोर्स कौन सा है, हेल्पिंग कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। तो एस और डी और एच तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और लास्ट में एन, एन इज द नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है। ठीक है, तो वो पास किया है। अब एक बार फंक्शन में आ जाओ। अब फंक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बेस कंडीशन लिख रखी है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो मूविंग प्लेट, मतलब जो प्रिंट करा रहे हैं मूविंग प्लेट n, n हमारे जो भी उस टाइम पे वो होगी, प्लेट को मूव कर रहे होंगे, वो वहां से कहाँ से, S टू D, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक। वही हमने देखा था कि जब n की वैल्यू 1 होगी, जब सिर्फ एक डिस्क बचेगी, तो हम उसे डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। ये बेस कंडीशन, मतलब ये एक डिस्क के लिए हमेशा ही रहेगी। अब उसके बाद हमने बोला था कि ठीक है, हमने क्या हाइपोथेसिस दी थी कि मैं एक ऐसा फंक्शन बना रही हूँ कि जिसमें n-1 डिस्क को मैं अपनी सोर्स से हेल्पिंग तक लेकर जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मेरा एक डिस्क रह जाएगी। उसकी कंडीशन मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया, मतलब इसी फंक्शन को वापस से जो कॉल कर लिया। आप लोग देखो TOH के अंदर जो मैंने पास करा है उसके पैरामीटर्स पर एक बार ध्यान देना।
एक बार सर, जो ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसके अंदर पैरामीटर्स का सीक्वेंस बताना कैसे था? SDH फिर N। SDH फिर N, मतलब सबसे पहले सोर्स, सोर्स से फिर डेस्टिनेशन और फिर थर्ड फिर पैरामीटर है helping। हेल्पिंग। तो अभी हमें मुझे क्या करना है कि मुझे सोर्स से उसे हेल्पिंग में लेकर जाना है। तो जो सेकंड पैरामीटर था, तो अब मेरा जो अभी के लिए इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रही हूँ n-1 डिस्क के लिए, उस टाइम के लिए मेरा जो डेस्टिनेशन हो गया वो मेरा सेकंड पिलर हो गया, दैट मीन्स वो हेल्पिंग वाला पिलर हो गया। सही है। मतलब अभी अभी के जो मेरा जो नो छोटा काम है, जो स्मॉलर इनपुट के लिए जो मेरा काम है वो ये है कि n-1 डिस्क को मुझे सोर्स से हेल्पिंग तक लेकर जाना है। हेल्पिंग पे अब जाना है। हेल्पिंग इज जस्ट अ नंबर, मतलब हेल्पिंग सिर्फ नाम है उस पिलर का। बट अब मैं इसको अपनी मतलब अब सबसे अपनी एंड कंडीशन मान सकती हूँ ना कि मेरे को n-1 डिस्क को उठाकर फर्स्ट पिलर से सेकंड पिलर तक रखना है। तो अभी के लिए जो मेरी डेस्टिनेशन हो गई वो मेरी h हो गई। ठीक है। ठीक है, तो मैंने जो पैरामीटर्स जो मेरे हुए वो इस हिसाब से हुए कि सबसे पहले सोर्स, सोर्स से फिर डेस्टिनेशन जहां पर आना था वो मेरा वहां मेरा एच आ गया। और किसकी मदद से? वो ऑब्वियसली पूरी की पूरी तो मैं उठा के रख नहीं सकती हूँ, पूरी n-1 डिस्क। तो मुझे हेल्प किसकी लगेगी? डी की लगेगी। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, अब मेरे को हेल्प किसकी लगेगी? डी की हेल्प लगेगी ना। तो जो थर्ड पैरामीटर हुआ हेल्पिंग वाला वो मेरा डी हो गया। और मेरी अब डिस्क कितनी जा रही है? n-1 जा रही है। हाँ नूपुर, सही है। ठीक है, तो जब मैंने किया तो मेरे वैल्यूज जो है वो अपने आप चेंज हो जाएंगी हेल्पिंग और डेस्टिनेशन की, मतलब वो इंटरचेंज हो गई, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ और जो हमारी एक लास्ट की जो हमारी एक कंडीशन रह गई थी कि चलो अच्छा, इसके बाद हमारा जो काम था वो ये था कि जो एक सिंगल डिस्क रह गई थी हमारी सोर्स के ऊपर, जब हाँ हमने n-1 डिस्क को लास्ट रह गई सोर्स से थी। हेल्पिंग तक मूव कर दिया था, तो हमारी एक जो सबसे बड़ी वाली डिस्क थी वो हमारी सोर्स पर रह गई थी। तो उसको उठा के हमने उसके अंदर रख दिया था, डेस्टिनेशन के अंदर रख दिया था। वो हमारी बेस कंडीशन हो गई। इस बेस कंडीशन के बाद एक काम और हमारा रह गया था कि अभी हमारी जो n-1 डिस्क हेल्पिंग पर है उसको हेल्पिंग से डेस्टिनेशन पर भी तो रखना है हमें। हाँ नूपुर। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन, हम मैंने बोला था ना इसी फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे। हम्म। तो इस फंक्शन को जो हम फिर से कॉल कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारा सोर्स कौन है? सोर्स है हमारा हेल्पिंग वाला, और हाँ, डेस्टिनेशन एच है। डेस्टिनेशन ही है। ठीक है, और इस टाइम पर हम मदद किसकी ले रहे हैं? एस की। सोर्स की, हाँ एस की। ठीक है, तो इस टाइम जो फंक्शन को हमने फिर से कॉल कर दिया वो क्या कॉल कर दिया कि हेल्पिंग से, मतलब जो पैरामीटर्स देखना कि जहाँ सोर्स था, सोर्स में हमने एच डाल दिया, डेस्टिनेशन पर डी डाल दिया, और हेल्प हमने किसकी ली थी? एस की। और वापस से कितनी प्लेट्स मूव करी थी? n-1। सही है। यहीं पे हमारा ये फंक्शन खत्म हो जाता है। हाँ क्लियर है यार, सही है। ये समझ आ गया सबको? यस नूपुर। हाँ अ, सबको आ गया है? मतलब अगर कहीं पे भी अगर कुछ है एक बार, योनुपुर। ठीक है, तो एक बार मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ हमारे पास सिर्फ 3 स्टेप्स जो हम कर रहे थे, जो हम परफॉर्म कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि पहले हमने ऐसी हाइपोथेसिस बना ली, हमने ऐसा ज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया है जो n-1 डिस्क को उठाकर हेल्पिंग। अच्छा एक बात बताओ, एक बार सब यहाँ पर आओ, तो किसी ने पूछा नहीं ये चीज, अंकित सर ये बताना कि ये जो मेरा सोर्स था, ठीक है, ये मेरा AGIO पर आ जाना एक बार। ये मेरा सोर्स था, ये मेरा हेल्पिंग था, और ये मेरी डेस्टिनेशन थी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यार यहाँ पे एंड डिस्क है मेरे पास। मैंने बोला था कि n-1 डिस्क को उठाकर मैं यहाँ रख दूं, यहाँ पर। तो ठीक है, हमने उसका फंक्शन भी लिख दिया था, वो काम भी कर रहा था। मैंने इन इन n-1 को डायरेक्टली उठाकर यहाँ पर क्यों नहीं रखा था? मतलब मैं इसको यहाँ रखने की जगह डायरेक्टली यहाँ यहाँ क्यों नहीं रखा मैंने? क्योंकि मतलब फिर लास्ट वाला जोन से है उसको रखने के लिए वो नहीं बचेगा ना, क्योंकि हमें। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे हम्म। ऐसे ही मतलब था कि हम जब क्वेश्चन बनाए तो हम तो ऐसे सोचेंगे ना कि हमें शुरू से कैसे करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली n-1 डिस्क को डेस्टिनेशन के ऊपर रख दूंगी, मतलब डी डिस्क के ऊपर रख दूंगी, तो मेरी यहाँ पे जो लास्ट डिस्क जो रह जाएगी वो उसको मैं उसको इनके ऊपर तो रख नहीं सकती हूँ। हम्म।
मतलब वो तो ऐसे हो गया ना कि सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, मतलब ये छोटी डिस्क के ऊपर फिर मैं बड़ी डिस्क तो रख नहीं सकती, फिर मेरे को वापस इन डिस्क को उठा के यहाँ रखना पड़ता। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले सोर्स से यहाँ हेल्पिंग पर रख दो, फिर सिंगल, ये पहला स्टेप हो गया जिसके लिए हमने फंक्शन कॉल कर लिया था। फिर सिंगल डिस्क को उठा के सोर्स से डेस्टिनेशन तक रख दो। जो हमने बेस कंडीशन हमारी ये थी कि जो सिंगल डिस्क बचेगी तो वो तो डायरेक्टली सोर्स से डी, एस से डी तक जाएगी। और उसके बाद जो n-1 डिस्क जो मेरी हेल्पिंग पर थी, उसको फिर मैं उठा के यहाँ पर रख दूंगी, किसकी मदद से, एस की मदद से। ये तीन तीन चीजें हमने जो परफॉर्म करी थी, उसी का कोड हमने लिख दिया। एक बेस कंडीशन थी, एक सोर्स से हेल्पिंग पर जा रहे थे, फिर एक हेल्पिंग से डेस्टिनेशन तक जा रहे थे। सही है। ठीक है, अच्छा ये जो, हाँ ठीक है, तुम सबको क्लियर है। ये जो कोड लिखा हुआ है, ये सिर्फ मूव्स के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ इस स्टेप में, मतलब इस मूव में यहाँ से यहाँ चले जाना। एक चीज इसके अंदर, मतलब जो थोड़ी वो कर रखी है मैंने, यहाँ पे जो आउटपुट दिया हुआ है ना, तुम लोग देखना, वो आउटपुट सिर्फ नंबर ऑफ डिस्क के लिए लिखा हुआ है, कि सॉरी, नंबर ऑफ मूव्स के लिए लिखा हुआ है। कि जैसे जब नंबर ऑफ डिस्क जब 2 होंगी तो नंबर ऑफ टोटल मूव्स कितने लगेंगे, 3। और जब नंबर ऑफ डिस्क 3 होंगी तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे 7। तो ये प्रिंट करा रखा है। तो ये, और जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो मूव्स का लिखा हुआ है, कि कौन सी डिस्क किस मूव पर कहाँ से कहाँ जाएगी। तो इस कोड को एक बार अपने आप अरेंज करना, मतलब रीअरेंज थोड़ा सा देख लेना अपने, मतलब थोड़े से चेंजेस जो भी होंगे वो अपने आप कर देना, कि टोटल नंबर ऑफ मूव्स प्रिंट हो और ये भी प्रिंट हो कि किस मूव पर कौन सी डिस्क कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है नूपुर। ठीक है, अभी मतलब किसी को डाउट है यहाँ पर तो पूछ लो, कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, मतलब कुछ भी अगर डाउट हो तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। यस नूपुर। एक क्वेश्चन है इसका, ये क्या कहते हैं, मूव्स हमेशा 2n-1 क्यों होता है? मतलब हमेशा, हाँ 2n-1 होता है ना, तो कोई तो रीजन होगा उसके लिए रिकर्शन में। इसमें एक काम करो, कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखना एक बार। हाँ वही 2n-1 ही होता है। हाँ तो चलो रुको। चिराग सर चले गए क्या? हेलो हेलो। चिराग, नॉइस आ रही है थोड़ी। हाँ अब सही है। एक मिनट। हाँ अब ठीक है। हाँ चिराग। हाँ बहुत तो अच्छा। यार ये फॉर्मूला तो वैसे ड्राइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे सपोज हम 5 का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 का लो अभी। ठीक है, तो 3 के अंदर पहले हमें क्या है कि 2 डिस्क को हमें हेल्पिंग वाले में डालना है विद द यूज ऑफ डेस्टिनेशन। नहीं सॉरी, एक मिनट। हाँ, 3 डिस्क थी हमारे पास एक पिलर के अंदर, सोर्स थी। उसे हमें किस में डालना है, पहले हेल्पिंग में डालेंगे ऊपर के n-1 डिस्क को। ठीक है, तो और हम हेल्प ले रहे हैं डेस्टिनेशन की। ठीक है, यार ये फॉर्मूला वैसे ऐसे मतलब विजिबल तो नहीं होगा, इसे निकालना ही पड़ेगा ड्राइव करके। हाँ सम ऑफ वो कॉम्बिनेशन होता है ना, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, उसका सम 2n होता है शायद, मेरे हिसाब से उसको सच होता है। मैं देखूंगा, खुद से देख चलो लूंगा। इसका ही प्रूफ बता देंगे यार, मतलब हाँ। ऐसे तो नहीं देखा मैंने। मैं वो रिकर्शन का सोच रहा था क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइज हो जाता ना। कोई इसको नहीं, देख। ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। नहीं, पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको भी और ऊपर वाले को भी, जो मैं बात कर रही थी।
ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक फंक्शन, यहाँ तक अभी और किसी को और कोई डाउट? नॉन या ऊपर चले आगे? आगे मूव ठीक है, करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है रिकर्सिव सीक्वेंस है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस है इसके अंदर बस। इसके अंदर देखो, एक बार पीडीएफ के अंदर ही रीड करना कि एफ जो डिफाइन कर रखा है वैसे कर रखा है कि एफ एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 into 3 प्लस 4 5 6, और फिर इसको एन तक लेकर जाना है। दैट मीन्स अगर मैं, आओ एजीआई ऊपर आओ एक बार, अगर मैं एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करूँ तो 1 आ जाए। अगर मैं एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो आ जाए 1 प्लस 2 into 3। फिर अगर मैं एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो आ जाए 1 प्लस 2 into 3 प्लस 4 5 6। क्वेश्चन में तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं, इधर ही इतना ही क्वेश्चन है समझाने के लिए, तो कि अगर 1 कैलकुलेट कर रहे हो तो इतना आ जाए, 2 के लिए 1 प्लस 2 into 3 आ जाए, फिर 3 के लिए मतलब 3 डिजिट्स तक मल्टीप्लीकेशन तक का सम आ जाए, फिर 4 डिजिट्स के लिए 4 तक का आ जाए, 5 डिजिट्स के लिए 5 तक का आ जाए। तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। सही है, क्लियर है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे वो बताओ। मतलब क्वेश्चन तो अभी इसके अंदर और कुछ है नहीं समझाने के लिए, हम्म तो बताओ इसकी अप्रोच क्या रहेगी। बेस कंडीशन तो वही रहेगी, 1 वाला, कि अगर जो 1 आया तो इक्वल टू, मतलब 1 ठीक रिटर्न है, कर देगा। हाँ जी ठीक है, सबसे पहले हमारे रिकर्सिव फंक्शन की बेस कंडीशन आ गई। ओके, उसके बाद इसको सोल्व करना पड़ेगा, मतलब बताओ कुछ तो बताओ कि कैसे कर रहे हैं। मतलब देखो सिंपल सा वैसे तो है कि जैसे जब भी, एक सेकेंड, हाँ, इसमें दो रिकर्सिव कॉल लेंगे। एक सबसे पहली वाली कॉल होगी वो तो मल्टीप्लाई वाली, मतलब जो एक काउंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, और जैसे कि काउंट 2 है तो दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, वो देख लेंगे जो भी दो होंगे। और जो नीचे वाली होगी उससे नीचे वाली वो हम ऐड करते जाएंगे, शायद ऐसा ही अच्छा कुछ। ठीक है। हाँ मतलब करना तो हमें यही है, बट रिकर्सिव कॉल दो लगाने की बजाय मतलब ऐसा एक काम करते हैं कि मैं एक फंक्शन बना लूं जो n वैल्यूज के लिए मुझे कैलकुलेट करके दे दे, और फिर उससे पहले मतलब n-1 के लिए एक्चुअली मुझे कैलकुलेट कर दें, और फिर बाकियों का मैं सम लेती जाऊं। मतलब 3 के लिए जो मैं निकाल लूं वो मैं ऐसे निकाल लूं कि इनका सम आ जाए और इनका सम मेरे पास, और फिर इनका सम आ जाए, इनके सम के बाद फिर n-1 वाले का सम आ जाए, फिर n-2 वाले का सम आ जाए, ऐसे करते करते मेरे पास मतलब अगेन अगेन n-1 तक का सम आता रहे मेरे पास। हेलो। अनुपुर। हाँ अच्छा, एक सेकेंड रुको, मैं इसको ठीक से बताती हूँ। इसके अंदर ना एक चीज है, वो क्यों है वो मैं अभी बताती हूँ एक बार। अ, देखो, मैं एक फंक्शन बनाऊंगी। यार क्या हो रहा है। फंक्शन मेरा ऐसे बन जाएगा कि देखो यार, कुछ भी जो मेरे पास वैल्यूज जो आ रही हैं वो n की आ रही है, मतलब पीडीएफ में दिखाऊँ, ये लिख दूंगी चलो। जो मेरे पास फंक्शन के अंदर मैं जो पास करूंगी वो मैं n की वैल्यू पास करूंगी कि ठीक है, अगर n की वैल्यू मेरे पास 3 है तो मैं बोलूंगी कि
एक फंक्शन है, अगर ऐसा मान लो कि वो जब भी 0 की वैल्यू है तो 1 रिटर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है वो मैं अभी बताती हूँ, ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं। 1 के लिए वो 2 इंटू 3 कर रहा है, 3 के लिए 2 के लिए वो 4 इंटू 5 इंटू 6 कर रहा है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों लिखा, 1 के लिए 1 क्यों नहीं लिखा वो अभी बताती हूँ। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे ऐसा करना है कि जो मेरी सेकंड टर्म है फंक्शन की, सेकंड मतलब अभी के लिए मैं उसे फर्स्ट को डिनोट करूंगी, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, लेकिन जैसे हम इंडेक्सिंग जीरो बेस लेकर चलते हैं वैसे जीरो बेस इंडेक्सिंग अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ, तो मेरी जो सेकंड अगर मैं बोलूँ कि सेकंड जो टर्म है मेरी, दैट मीन जो फर्स्ट इंडेक्स पर अगर मेरी वैल्यू अगर मैं बोलूँ जो आएगी वो आएगी 2 इंटू 3। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ कि nth टर्म मेरी क्या रहेगी। अच्छा, एक एक बात बताना मुझे, क्वेश्चन के अंदर ही एक बार आकर देखना। जहां पर लिखा था रिकर्सिव सीक्वेंस, उसी के नीचे लिखा हुआ है कि एफ इज डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल्स टू 1 + 2 × 3 +4 × 5 × 6। तो अगर मैं एक काम करूं कि जैसे ये जो भी लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर वो मान लो कि 3 के लिए लिखा हुआ है, तो F3 के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगी 1 + 2 × 3 +4 × 5 × 6। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 3, जब मेरे पास F3 के लिए है तो 3 टर्म्स होंगी मेरे पास, 3 कुछ ना कुछ टर्म्स होंगी ना जिनको ऐड कर रही होंगी और जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही होगी। तो अगर मैं वो तीनों टर्म्स अलग अलग निकाल लूं और उनको सम कर दूं तो चलेगा ऐसा। मैं रिपीट करूं एक बार अंकित सर। मेरी आवाज, हेलो, आ रही। कोई और कोऑर्डिनेट कर लो, आई थिंक उन्होंने लीव कर दिया है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ नुपुर, अब सही है। मैं बोल रही हूँ कि ऐसा अगर मेरे पास ऐसे मान लो कि मैं अगर मेरे को F3 की वैल्यू निकालनी है, हम्म तो F3 के लिए मेरे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। पहली टर्म होगी 1, दूसरी टर्म होगी 2 × 3 और तीसरी टर्म होगी 4, 5 और 6 को का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अगर मैं ये 3 टर्म्स अलग अलग निकाल लूं और इनका सम कर लूं तो वहां पे सिंपल सी बात है, आ जाएगा आंसर मेरा, हाँ नुपुर, आ जाएगा। है ना। अब मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करूंगी कि जैसे मैं F3 के लिए है, तो F3 के लिए मैं जो लास्ट टर्म है मतलब जो थर्ड टर्म है वो निकाल लूं। वो भी जीरो बेस इंडेक्सिंग वाला भूल जाओ, उसको बाद में बताती हूँ। कि मेरे पास जब 3 टर्म्स थी तो मैं थर्ड टर्म निकाल लूं और बाकी टर्म्स के लिए मैं n माइनस वो सेम फंक्शन n-1 के लिए कॉल कर लूं, ठीक है। है ना। मतलब अगर मेरे को F4 के लिए निकालना है तो मैं फोर्थ जो टर्म थी वो कैलकुलेट कर लूं और फिर थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के लिए मैं n-1 पे रिकर्जन लगा दूंगी और फिर जो जितनी भी सारी वैल्यूज आएंगी मैं उनको ऐड कर दूंगी, हाँ सही है। है ना। मतलब अभी तक ऐसे। और अब मेरे को जो काम करना है वो है कि मुझे nth टर्म, मतलब अगर जैसे मैंने बोला कि चार F4 है तो F4 के लिए मेरे पास 4 टर्म्स आएंगी। अब मेरे को एटलीस्ट फोर्थ वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं n-1 से रिकर्सिव कॉल्स लगा दूंगी और सारे सबको ऐड करा दूंगी। पर सबको ऐड कराने से पहले मुझे वो जो भी वैल्यू है n, या फोर्थ या फिफ्थ या जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ नुपुर। है ना। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए मतलब जैसे अगर मान लो कि फोर्थ है वो, तो फोर्थ वैल्यू अगर आपने देखा हो तो ऐसे बन रही होगी वो 7 × 8 × 9 × 10। तो मुझे वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो उसका कुछ जनरल फॉर्मूला होना चाहिए ना कि nth टर्म के लिए जो टर्म है वो क्या आ रही सही कहा। है ना। तो जैसे अब मेरे ये जीरो बेस वाला भी भूल जाओ, इसको बताऊंगी मैं बाद में भी। जैसे मेरे पास अगर फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के लिए मेरे पास आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। ठीक है। सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मेरी क्या आ रही है 2 × 3, हाँ। है ना। थर्ड टर्म के लिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा 4 है × 5 4, × 6। है ना। तो अब मैंने बोला कि यार मेरे पास जो nth टर्म है उसके लिए भी तो मेरे पास कुछ ना कुछ मतलब कुछ वैल्यूज का मतलब मल्टीप्लिकेशन करके या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो आनी चाहिए ना जिसको मैं बाद में ऐड कर पाऊंगी अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। हाँ। हाँ, अभी एक तरह से ये समझ लो कि तुम्हें एक तरह से फंक्शन डिफाइन करना है इस सीरीज का, ठीक है, एन टर्म के लिए। अच्छा।
ठीक है, पहले वो फंक्शन देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं। ठीक है, हाँ AGIO पे आओ। ठीक है चिराग। एक मिनट क्लियर करना चाहिए। हाँ ठीक है, जो हमारी सीरीज थी, एक मिनट कहाँ है, हाँ सीरीज, ध्यान से देखो हमारे पास सीरीज क्या बन रही है, 1 + 2 × 3 + 4 5 6 है ना। अब जो भी हमारे पास nth टर्म है उसकी लास्ट डिजिट देखो क्या है, स्टार्टिंग में 1 है, नेक्स्ट सेकंड टर्म की 3 है, नेक्स्ट की 6 है ना। ऐसे चल रही है, तो मैं एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट की है 1, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट क्या होगी 7 8 9 10 है ना। हाँ तो ये बेसिकली है क्या चीजें, ये सम का ऑफ सम है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स नहीं है ये, देखो 1 है हाँ। तो सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, इतना ठीक है। हाँ तो क्या मतलब जो भी हमारे पास n टर्म है उसकी जो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है वो एक तरह से सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। ठीक है चिराग। ये चीज क्लियर है। हाँ चिराग हाँ क्लियर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं n+1 एक मिनट, जैसे ही मैं n+1 टर्म पे जाऊंगा मैं, ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, जो हमने प्रीवियस से हमने n नेचुरल नंबर का सम निकाला था ना। हाँ तो वो उसकी लास्ट टर्म थी, तो इसकी हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स प्लस 1। ये चीज ठीक है। हाँ चिराग। ठीक है, अब इसका एक जनरलाइज करते हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो सपोज मैं भी t ऑफ n-1 पर हूँ। ठीक है, मेरे पास t ऑफ n-1 टर्म चल रही है, n+1 करते हैं इसको, n+1 टर्म चल रही है। तो ये क्या है बेसिकली, पहले तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, क्या बनाएं, a बनाते हैं। a में मैंने स्टोर करा लिया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स i है ये, और i हमारा 0 से n जा रहा है। ठीक है, अब जो t ऑफ n-1 है, क्या हमें इसकी वैल्यू क्या होगी, a+1। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी नेक्स्ट टर्म से, a+1 + 2 एक + 1। हाँ +1। ये चीज क्लियर है। और ये हम कब तक जा रहे हैं, ये उतने मतलब इसमें n वैल्यू n तक है ना, n-1 टाइम्स तक हाँ ना। सीरीज में देखो, जैसे सपोज सेकंड टर्म है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थर्ड टर्म है तो 3 डिजिट्स हैं इसके अंदर, है ना। हाँ तो हम n+1 टाइम्स तक कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई। ये चीज ठीक है। हाँ सही है। हाँ तो इसका हम फॉर्मूला क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाई। ठीक है। है ना, तो 1 से n+1 जाना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, आई डाल देते हैं। ठीक है, आई है, आई को मल्टीप्लाई करना, और आई की वैल्यू इनिशियली हमारे पास क्या है, a+1। ठीक है, और आई की वैल्यू हमारे पास इनिशियली है a+1। ठीक है, एक तरह से फंक्शन क्लियर है कि हमने कैसे n टर्म डिफाइन करी है यहाँ पे। हाँ ठीक है। ठीक है, अब टर्म का पता चल गया। हाँ अब वही है, अब काम करो, कोड में आओ। आगे कोड में। हाँ तो कोड में हमने क्या करा है, सबसे पहले बेस कंडीशन देख रहे हैं। हमारे पास बेस कंडीशन क्या है, जब हमारे पास n की वैल्यू 0, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से लेंगे तो हमें बेस कंडीशन एंड वाइल डालनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा टफ है। तो हम इसलिए रिवर्स जा रहे हैं कि हम n से स्टार्ट कर रहे हैं, आखिरी टर्म से। ठीक है, हाँ तो क्या है, बेस कंडीशन क्या डाल दिया, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 कर दे। ठीक है, 0 यहाँ पे क्या कंसिडर हो रहा है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। तो वही है, मैंने इसके अंदर जो वेरिएबल है कट, इसके अंदर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स +1 कर दिया। ठीक है, ये अभी एक्सप्लेन करा है मैंने क्यों करा है ये। हाँ ठीक है, और हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं उस n टर्म की, हमें अंदर जो भी डिजिट्स है हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है ना, वो मल्टीप्लिकेशन हमारा रिजल्ट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब तो ये वेरिएबल, इसके बाद हमने एक लूप चला रखा है। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n+1 टाइम्स चलना चाहिए। तो वही है, n नेचुरल नंबर्स +1, मतलब दैट इज कट, आई को हमने कट से स्टार्ट करा और कट प्लस n+1 तक जा रहे हैं। ठीक है ना, n+1 टाइम्स चलेगा ये लूप। हाँ, और हर बार वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, रिजल्ट में स्टोर करा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो ये करने से क्या हुआ, हमारे पास जो भी n टर्म थी,
उसका हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यही काम प्रीवियस वाली टर्म के साथ करना है, n-1 टर्म्स के साथ। ठीक है। ठीक है, बस उनको हम रिजल्ट में प्लस करा देंगे। t of n-1 सही है। बताओ भाई, यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया कि हमने ये n नेचुरल नंबर्स प्लस 1 कैसे करा है हमने कट में? एनीवन? सर ये आपने एजेयू में लास्ट लाइन क्या लिखी है, पाई आई वाली? हाँ देखो, पाई क्या, पाई हमें रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो है ना? 1n+1 हाँ आई, वन, हाँ 1 से n प्लस, और हाँ फिर आई आई है, इक्वल टू वो क्या आई लिखा इक्वल्स है? a प्लस 1। ए हमने ऊपर डिफाइन करा था ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अच्छा, आई इक्वल टू a+1। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, परफेक्ट है यहाँ तक? है, हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस कोड में कोई किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछो अभी, फिर चलते हैं थोड़ा बहुत। नचरा क्लियर है इतना। हो गया सभी को? ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले शायद किसी का डाउट आया था वो टावर ऑफ हेनोई वाले पे, मैं उसी को ड्राइव कर रहा हाँ, था। हाँ, टू रेस्ट मैं पावर भी एन, वही कर रही हाँ थी अभी। टू रेस्ट पावर n-1 कैसे आया? ठीक है, उसको हाँ बताता वो हूँ। हाँ वो मेरा भी हुआ अभी उसको, मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल देखो तो 2 की पावर n मतलब हाँ हाँ सिंपली आ रही है, कुछ हाँ, नहीं वही है आ रही है। उसमें ना। ठीक है। अभी अ, देखा मैंने भी उसमें। निपुण ने पूछा था ना? हाँ हाँ निपुण अनम्यूट कर लो, ठीक है। हाँ, हाँ तो जो TOH है, ठीक है, मैं इसी कॉम्प्लेक्सिटी अभी T ऑफ n से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक, इसी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या क्या होगी। स्टार्टिंग देखो, फंक्शन में आओ T ऑफ h में, फोर्थ लाइन से। हाँ आगे। ठीक है, तो जो हमारी सिक्स लाइन में n इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे मतलब एक तरह से 1 कंपैरिजन हो रही हाँ है ना? तो T ऑफ n में हमने 1 डाल दिया। ठीक है, एक बार हमारे पास चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है TOH 2 बार नेक्स्ट लाइन में, है ना, n-1 के लिए। हम्म तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू टी ऑफ n-1। हाँ ये फंक्शन क्लियर है कैसे मैंने बनाया है? हाँ ठीक है, अब इसी फंक्शन की हेल्प से हम इसी कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, n-1 की वैल्यू चाहिए। हाँ ठीक है, हम n-1 यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो टी ऑफ n में क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस 2 टाइम टी ऑफ टी ऑफ n-, हाँ यहाँ पे टी ऑफ n-1 सब्स्टिट्यूट करना है। 1+2 टी ऑफ n-2। हाँ परफेक्ट, टी ऑफ n-2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो थोड़ा इसे, क्या आ रहा है? 1+2 प्लस 2 1 टाइम प्लस 2 2 प्लस प्लस 4 टाइम 2 रेज टू पावर 2 हाँ और टी ऑफ n-2। ठीक है इतना? हाँ ठीक है, अब ये हमने कितनी बार चलाया है, सपोज ये हमारे पास सेकंड इटरेशन है। ठीक है, अब इसी को मैं k इटरेशन तक चलाता हूँ। ठीक है, तो टी ऑफ एन के, इसको एन के नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2, और ये कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर k। 2 की पावर k-1 तक, अच्छा हाँ है ना? और लास्ट में हमारे पास क्या, लास्ट टर्म क्या बचेगी, 2 की पावर k इंटू टी ऑफ n-k। ये क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है, इसकी बेस कंडीशन हमने क्या बोली थी, n=1 पे है ना? जब टी के हाँ टी के अंदर हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है तो हमें क्या रिजल्ट दे दे, 1 दे दे, हाँ है ना? तो ठीक है, तो हमने क्या करा कि हम nth इटरेशंस पे जा रहे हैं, तो दैट इज टी ऑफ nn। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, 1 प्लस 2 डैश 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 2 की पावर n-1 हाँ और प्लस 2 की पावर n n 2 की पावर n इंटू 1, क्योंकि टी ऑफ 1 है कितना, 1 ही तो है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपी का सम नहीं है ये? हाँ अच्छा, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a × 2 की पावर n, ठीक से a इंटू आर एस पावर n-1 बाय r-1, हाँ ये होता है, है ना? ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, a कितना हमारे पास 1, है ना, और r-1 भी 1 है, तो हमारे पास बचा क्या, r की पावर है n-1, दैट इज 2 की पावर n-1, n है ना? हाँ क्लियर हुआ कैसे हुआ ये? हाँ ठीक।
गया। कर दो इसे, इरेज कर दो। हाँ हाँ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। TOH हो गया, रिकर्सिव सीक्वेंस हो गई। आगे चलो भाई नंबर ऑफ पाथ्स पे। अंकित, हेलो। हाँ चिराग। हाँ ठीक है, चलें आगे। हाँ। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ पाथ्स, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो। The problem is to count all the possible paths from top left to bottom right of M cross n matrix with the constraints that from each cell you can either move to right or down. ठीक है, क्या मीनिंग क्लियर हुआ इससे? मतलब कि हमें टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए बॉटम राइट तक जाना है और मतलब एक मूव में हम या तो राइट साइड जा सकते हैं या डाउन साइड जा सकते हैं। हाँ हमें टोटल पॉसिबल वो दे। ठीक है, AGIO पे आओ। सपोज अभी मैं 3x3 की ग्रिड कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास टॉप लेफ्ट क्या है? टॉप लेफ्ट ये सबसे ऊपर वाला और ये है ना, और हमें क्या करना है, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर पे जाना है। मतलब स्टार्ट दे देते हैं इसको और इसको डेस्टिनेशन दे देते हैं, ठीक है। हमें स्टार्ट टू डेस्टिनेशन जा रहा है और जो हमारे पास मूव्स अलाउड है वो तो राइट अलाउड है, ठीक है। सपोज मैं अभी स्टार्ट पे हूँ तो मैं इसको 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 1 2 3, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ वेज देखते हैं स्टार्टिंग से। सपोज 1 1 है तो मैं 1,1 से 1,2 पे जा सकता हूँ, है ना। तो डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं, देखो ये पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं ये, ठीक है। पहले हम राइट राइट गए, फिर डाउन डाउन, ठीक है। ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा, डाउन डाउन एंड राइट राइट, ये भी ठीक है, ठीक है। और बताओ इसका। एक बार राइट गए, फिर डाउन गए, फिर राइट गए, फिर डाउन गए। हाँ परफेक्ट। और फिर पहले डाउन गए, हाँ, फिर राइट राइट, फिर डाउन, डाउन, फिर राइट। हो गए सारे पॉसिबल पाथ्स, हो गए ना यहाँ पे सारे। अभी भी रहते हैं मतलब ना हो गए। हाँ अभी रहते हैं। क्या करो, एक पहले जाओ डाउन, ठीक है, और फिर फिर राइट राइट, जाओ पूरा। हाँ फिर राइट राइट फिर फिर डाउन, राइट राइट, ऐसे राइट डाउन डाउन राइट भी ठीक है। तो कितने पाथ हो गए, 1 2 3 एक और 4 भी तो 5 रहता 6। है। अभी एक और भी एक और रहता रहता है, है। राइट डाउन डाउन राइट। हाँ 6 7 हो गए टोटल पाथ्स, है ना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सोचो, फिर हम बताते हैं इसको। थोड़ा सा एनालाइज करो, 1 मिनट डिस्कस करते हैं इसको। हाउ विल यू अप्रोच दिस? सर इसमें हमें M कोमा N तक जाना है, कहाँ तक जाना है? हाँ सपोज स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास, देखो तो n कोमा m, m क्या है, n कोमा m है, m कोमा m। इसमें M कोमा N दे रखा था, तो ये जरूरी तो नहीं ना M और N सेम हो, लाइक जरूरी तो नहीं 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 कोई नहीं, में। कुछ भी हो सकता है, हाँ नहीं नहीं, डिफरेंट। जरूरी नहीं। तो फिर ऐसे सर करें, वैसे दो टोटल पाथ दो कॉल नहीं थे। करते हैं। बोलो। सर टोटल पाथ 6 नहीं थे। क्या कह रहे हो निपुण? अर्पित। यस सर, वो आपने 7 लिखे थे, मैंने कहा टोटल पाथ 6 नहीं थे, क्योंकि इसमें बस यही होगा ना, जैसे हमारे पास में मूव्स के हैं सर, 2 बार हमने राइट जाना है, 2 बार हमने डाउन जाना है, तो हम इन्हें किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो RRDD इसको हम किसी भी तरीके से अरेंज करके देख लेंगे, जैसे कि 4 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ। तो इसको सर अरेंज कैसे करोगे? टोटल तुम सेट कैसे बनाओगे मूव्स का? सर जैसे कि पहले एक बार देखो जैसे हम 3x3 के अंदर ही बताओ, जैसे ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल है अभी, ठीक है। हाँ इसमें जैसे बताओ। सर जैसे RRDD है, तो हम एक बार कर लेंगे RRDD, उसके बाद में एक बार कर लेंगे RRDD, एक बार हो जाएगा सर RDRD, एक बार हो जाएगा सर RDDR, एक बार हो जाएगा सर DRRD, एक बार हो जाएगा DRDR, एक बार हो जाएगा DDRR। ठीक है, तो मतलब ये हो गया एक तरह से इनके रेंज बनानी है जहाँ पे
ठीक है, इसका मतलब आंसर आना चाहिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना? यस सर। कितना हो गया 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 24 बाय 4 दैट इज 6। 6। डाउन राइट। हाँ वैसे तरीके तो ये भी ठीक है, सही है। हाँ हाँ नंबर ऑफ परफेक्ट है। पार्ट भी नहीं है। ये जनरलाइज थोड़ी है, पर बस 4 के लिए वर्क कर रहा है ये तो। अच्छा नहीं एग्जांपल कंसीडर हाँ करते हैं, ये जैसे 3,4 का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है? यस सर। तो 3 सर इसमें राइट हो जाएंगे सर हमारे हाँ जैसे ठीक है 3। हाँ, राइट 3 हो जाएंगे और डाउन हमारे पास 4 हो जाएंगे, है ना? यस सर। तो m प्लस n का फैक्टोरियल बाय में m फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल। हम्म। कर सकते हैं इसको, देखेंगे इसको सबमिट करके। अप्रोच तो अच्छी है ये भी, इसमें रिकर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हाँ हाँ बट ठीक है अगर पाथ वगैरह प्रिंट करना हो तो रिकर्जन चाहिए। हाँ, अगर हमें पूरे पॉसिबल मतलब जैसे पाथ हमें शो करने की कैसे कैसे जा रहे हैं तो उसके लिए रिकर्जन चाहिए। ठीक है, मेथड नंबर 1 बिल्कुल सही बताया इसने। ठीक है, मेथड नंबर 2 बताओ कोई। मेथड नंबर 2 यही होगा कि एक बार m को घटाते जाओ, लाइक एक फंक्शन है तो फंक्शन m-1 n प्लस फंक्शन m, n-1, क्योंकि या तो m रोज में हम या तो राइट में जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो दोनों केस में या तो एक में कॉलम घट रहा है या तो एक में रो घट रही है। परफेक्ट। तो जब वो जाके 0 हो जाएगा तब रिटर्न हमारा वो पाथ हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया पाथ। ठीक है, मेथड नंबर 2 ये हो गया, बिल्कुल सही है। और मेथड नंबर 3 इसको हम बाद में करेंगे जब हम एल्गोम पहुंचेंगे, इसे हम डीपी से भी कर सकते हैं, ठीक है? बट डीपी यहाँ पे इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है स्टोर कराने की यहाँ पे। ठीक है, चलो मेथड नंबर 2 देखते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, AGIO पे है ना सारे? अंकित हेलो? हेलो? कोई और कोऑर्डिनेट कर लो तब तक, अंकित सर 5 मिनट में आएंगे। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं। हाँ ठीक है प्रज्वल। हाँ अभी हम 1,1 कोऑर्डिनेट पे हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबल मूव्स क्या है? क्या तो मैं राइट जाऊँ या फिर डाउन जाऊँ? या तो राइट या डाउन। ठीक है, अगर मैं राइट जाता हूँ, ठीक है, तो मैं वापस ट्रेस बैक तो कर ही नहीं सकता मैं, मतलब क्योंकि हमारे पास लेफ्ट की मूव तो है नहीं, ठीक है? तो मतलब एक तरह से ये कंसीडर हो गया कि जो फर्स्ट कॉलम है वो एक तरह से वैनिश हो गया, है ना? हाँ फर्स्ट कॉलम गया तो। हाँ, तो अगर मैं राइट परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाली ग्रिड बच जाएगी, हाँ सिर्फ ये 4, ठीक है। है ना? बट अगर मैं डाउन परफॉर्म करता हूँ तो दिस वन गेट्स लेफ्ट। ठीक ठीक है। है, हाँ। तो फंक्शन क्या बनाते हैं? देखो सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? इट टेक सम पैरामीटर n, m, ठीक है? और इस फंक्शन का वर्क क्या है कि मुझे नंबर ऑफ मूव्स बता दे, ठीक है? हमने इसको इस तरह डिफाइन करा है, ठीक है? तो बेस कंडीशन देखते हैं, बेस कंडीशन क्या होगी सोचो। बेस कंडीशन जहाँ n और m दोनों 0 हो गए। नहीं, गलत है। अच्छा ये कंसीडर करो एक मिनट कि हमारे पास एक ही रो है, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ वेज कितने हैं एंड तक पहुंचने के लिए? एक ही तरीका है। एक ही तरीका है, मैं बिल्कुल सीधा राइट 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 परफॉर्म करूं। हाँ हाँ। और अगर हमारे पास
एक कॉलम बच रहा है, उसमें भी अच्छा, वही है। मतलब या तो n या m में से कोई एक जीरो हो गया तो एक ही तरीका बच गया ना उसके बाद तो। हाँ हाँ, किसी के पास भी अगर एक कॉलम या फिर एक रो रह जाती है ना, तो उसके लिए 1 आंसर आउटपुट दे दे वो। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो भाई ये बेस कंडीशन क्या है, हम बोलते हैं अगर n की वैल्यू 1 हो या m 1 हो, ठीक है, तो क्या रिटर्न कर दे ये? 1। 1। ठीक है, रिटर्न 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इफ बेस कंडीशन इज नॉट देयर, तो क्या है, अगर मैं राइट परफॉर्म करता हूँ, तो राइट परफॉर्म करने से क्या हमारे पास डिक्रीज हुआ, रो या कॉलम? कॉलम डिक्रीज हुआ। राइट राइट करने से कॉलम डिक्रीज हुआ एक। हाँ, तो हमारे पास अब ग्रिड क्या बचेगी, n क्रॉस m माइनस 1, n क्रॉस m माइनस 1, है ठीक ना। है। तो क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल कर देंगे दोबारा कि हमको n और m माइनस 1 पे हमें कॉल कर दो फंक्शन। ठीक है। ठीक है, वो हमें इसके टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बता देगा, और उसी तरह अगर मैं डाउन गया, तो दैट इज रो कम हो जाएगी। n माइनस 1 कोमा m, m। तो रो कम हो गई यहाँ पे, हम्म। इन दो का सम कर दो, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इसी कॉम्प्लेक्सिटी। सिटी देखनी पड़ेगी। फंक्शन से निकाल के देखना, जो भी बताया था ना टी ऑफ एन वाला टाइप, ओके ठीक है। हाँ हाँ, उससे हम किसी भी रिकर्सिव फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, काम करो, इसी कोड पे आओ। हाँ, लाइन नंबर 4, छोटा सा कोड है इसका बस। आगे प्रज्वल। हाँ आगे सर। हाँ, तो भैया हमने क्या है, लाइन नंबर 6 में हमने बेस कंडीशन डाल दी, n1 है और m, m1 है। हाँ, तो हमें रिटर्न 1 कर दे, देयर इज मतलब एक ही पाथ होगा, नहीं तो रिटर्न क्या कर दे, राइट वाली और डाउन वाली जो भी हमारे पास सब ग्रिड है उनके सम्स। समझ, ठीक है, नंबर ऑफ पाथ है। हाँ, क्लियर है आज का सेशन? हाँ यस सर, छोटा सा रहता। 4 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे आज। देख लो एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नहीं क्लियर है वैसे तो। कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी वैसे या तो हमें कॉलम पूरी कवर करनी है और रो कवर करना है, तो n प्लस m या जो भी है यही होगी, हाँ, क्योंकि हाँ वही यही होगी कॉम्प्लेक्सिटी। मैं ठीक पूरे है। क्या रो में जाऊंगा और फिर कॉलम में जाऊंगा। हाँ फिर पूरा रो करना है, फिर पूरा कॉलम करना है। हम्म, बल्कि -1 भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट दोनों रो एक कॉलम का कॉमन होगा, तो मतलब अगर एक्यूरेट हो तो n प्लस m माइनस 1। सही है। अगर इसी को हम क्वेश्चन को डीपी से कर रहे होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है एक और, है ना। मैं क्या सारे मतलब सारे टाइप के वो स्टोर करते हैं सॉल्यूशंस। हाँ,